मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। मुझे रिकॉर्डिंग शेयर करने में मसला ये कि जब आपके पास क्लास के अंदर टाइम नहीं है तो रिकॉर्डिंग भी आप जो है वो नहीं देख पाएंगे। तो उसका नुकसान ये होगा कि आप रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहे, क्लास भी नहीं ले रहे, और उसके बाद स्लैक के ऊपर असाइनमेंट भी ढूंढ रहे हैं, फिर इंटरनेट से ढूंढ ढांड के उसको कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि उसका सही तरीका या आसान तरीका क्या है, और आप क्या कर रहे हैं कि उसकी जगह पर मुश्किल मुश्किल तरीके ढूंढ रहे हैं। मतलब एक असाइनमेंट के बारे में आपको कुछ नहीं पता, आपको ये भी ना किताब कहाँ से पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी, कुछ भी नहीं पता। बस आप जाते हैं, असाइनमेंट लेते हैं और उसको इंटरनेट से सर्च कर करके सबमिट कराना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक और मुश्किल काम है, इसको आप ना करें। इसकी जगह के ऊपर जो है वो आप क्लास को टाइम पे लें, और अगर किसी वजह से क्लास नहीं ले पाए तो कोशिश करके उसी दिन इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह करके पूरी क्लास पढ़ लें, शुरू से लेकर आखिर तक देख लें। मैं जो इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हूं आप लोगों के हवाले से, और वो ये है कि आप लोग जो है वो क्लास बिल्कुल भी नहीं ले रहे, बहुत सारे लोग। अगर आप लोगों को कोई चैलेंजेस हैं तो वो आप डिस्कस कर लेंगे, सर मुझे ये वाला चैलेंज है, ये वाला चैलेंज है। अब बहुत सारे काम है जो इस पे हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे की शादी होने वाली है या उसकी कोई जॉब का मसला है तो उसके अंदर बताएं कि अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, और कोई सवाल? सर एक्सक्यूज मी, अगर आप गिटहब पेज पे जाके और उसको अपने स्क्रीन पे शेयर कर दें तो हमें बता दें कि आपके असाइनमेंट कौन से वाले हैं, क्योंकि उसमें 2 असाइनमेंट्स हैं, इसलिए बेटा थोड़ा आप कंफ्यूज। आखिरी मर्तबा क्लास नहीं ली थी आपने क्या? मैंने ली थी क्लास जी। क्लास ली थी तो उसमें मैंने सब कुछ चीजें बताई थी। मतलब हर मर्तबा जो है वो मुझे ये रिपीट करने की जरूरत क्यों आ रही है कि इसमें कौन सी मेरी असाइनमेंट है और कौन सी नहीं है? और जबकि मैं कई मर्तबा ये भी कह चुका हूँ कि भाई जितनी भी असाइनमेंट है वो सारी आपको करनी है, तो आप बार बार कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, ये मुझे समझाए। और अभी तक आपको गिट हब के ऊपर यही नहीं पता कि असाइनमेंट कहां पर है। मुझे जवाब नहीं। आप जरा जाकर देखें तो सही, आप गिट हब तक भी नहीं पहुंच पा रहे क्या? हाँ भाई बताओ, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है आवाज। जी सर आ रही। हाँ। जी सर आपकी आवाज आ मुझे ये रही है। बताएं कि आप लोग गिट हब तक भी नहीं पहुंच पा रहे क्या? नो सर, लिंक अवेलेबल है, एक्सेस कर सकते हैं गिटहब को। हाँ मतलब आप कोशिश तो करें ना। डोंट जी एक्सपेक्ट सर। यार, टीचर जो है वो आपको जो है वो हर चीज जो है वो माउथ फीडिंग करेगा, हर चीज दिखाएगा आपको स्क्रीन पे, अच्छा बेटा यहाँ पर है, ऐसे क्लिक करना है, ऐसे क्लिक करना है। और चलो अगर फर्स्ट टाइम हो तो ठीक है, ये चीज तो आज 5वीं क्लास है, इसके अंदर आप यस। बता रहे हैं कि यार गिट हब के लिंक के अंदर मुझे ये बताएं कि आपकी असाइनमेंट कौन सी है। इसका मतलब है आपको यही नहीं पता कि इसके पीछे हम पिछली 4 क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि असाइनमेंट कौन शेयर कर रहा है, आपको करनी है। जी सर बिल्कुल। लर्निंग रिसोर्स है, जितने असाइनमेंट्स करने उतनी ज़्यादा लर्निंग होगी। तो बस ये है कि लोग जो है वो खुद ब खुद जो है वो इज्यूम कर रहे हैं, और इज्यूम करने के बाद जो है ना वो जाकर जो है वो कर रहे हैं। असद अभी तक मुझे बताओ कि कितने लोगों की असाइनमेंट हमारी क्लास के अंदाजन कितने लोगों ने अभी तक सबमिट कराई है सैटरडे वाली? हैव यू एनी आइडिया? तो ये चेक करना पड़ेगा, ये एक्सेस है नहीं, सॉर्ट आउट हमें करने पड़ेंगे। अच्छा हमारे पास एक्सेस क्यों नहीं है? मैसेज करो और एक्सेस लो, आज ही आज इसको सॉर्ट आउट करो। ओके मैं एक्सेस ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, नवीद बात कर रहा हूँ। वालेकुम जी बोले नवीद। सर वो तीनों असाइनमेंट सबमिट हो गई हुई हैं। एक आपकी जो ठीक है, थी सर वाली जो थी, और एक सर कासिम वाली, 2 असाइनमेंट थी जो फंडामेंटल टू नम पाए और आखिरी बेसिक। वाली भी होगी ना, तीसरी वाली जिसकी बाकायदा जी जी आपको सर। .py जी के जी अंदर करना था। जी सर, फॉर्म में सबमिशन भी करके उसका अब लिंक भी दे दिया हुआ है अपनी रिपोजिटरी का, और वो ठीक है, आपको करवा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, तुम्हारे ख्याल में क्या वजह हो सकती है? सर शायद उनको रिपोजिटरी का भी कोई इतना क्लियर आइडिया नहीं है, या उनको गिटहब का कोई। क्यों, क्या आप लोगों ने अभी तक गिट हब वाला ऑनलाइन कोर्स नहीं पढ़ा? सर पढ़ा था, उसका मैं टेस्ट भी दिया। तो फिर आप अगर किसी ने टेस्ट भी दे दिया है और शायद उसमें पास भी हो गया है, फिर भी उसको ये नहीं पता कि गिटहब की रिपोजिटरी कैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं। शायद कंफ्यूजन है इनको, इस वजह से ये प्रॉब्लम रेज हो रही है।
इसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि आप क्लास के अंदर अटेंटिव नहीं होते, आप क्लास के अंदर बैठे ही नहीं होते, क्लास में दूसरा शायद पे गेम चल रहा होता है या आप क्लास को लेते ही नहीं है, फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं लेते, फिर क्या करते हैं कि आप जो है वो स्लैक पे जाकर पढ़ते भी नहीं है कि क्या डिस्कशन चल रहा है। अचानक एक जो है ना क्वेश्चन शूट कर देते हैं कि भाई मेरे को असाइनमेंट करनी है, मैं क्या करूं, जिसकी वजह से जो है वो आपको ये इस तरह की प्रॉब्लम जो है ना वो होनी शुरू हो जाती है। एनीवे, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं आज आपकी पहली क्लास ले रहा हूँ। प्रॉब्लम कुछ ये था कि मेरी टाइमिंग क्लैश कर रही थी ब्लॉकचेन के कोर्स के साथ, तो मैं तो सर अपनी कोई भी असाइनमेंट जो है वो सबमिट नहीं करवा पाया। तो इज़ इट पॉसिबल कि मैं विद इन वीक जो है अपनी तमाम असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा दूँ? मसला ये है कि आप पहले बना लें, फिर जब बन जाए तो आप बताइएगा, फिर कुछ सोचेंगे इसके ऊपर। जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, ओके। तो अब हम चैप्टर 5 के ऊपर आ रहे हैं। सर आज पांडास करने हैं सर? हाँ बिल्कुल, पैंडास कर रहे हैं। अच्छा, पैंडास की ठीक मैं है। आपको दोबारा बता दूं, ये आप लोग जरा अटेंटिव हो जाएं और अटेंटिव होकर इस चीज को समझने की कोशिश करें कि पैंडास की जो सारी रिसोर्सेज हैं वो आपके पास गिटहब के ऊपर मौजूद है, ठीक है। जी सर। और अभी इसके अंदर जो है वो कोई पैंडास की असाइनमेंट नहीं है, लेकिन ये जो है इसके अंदर जो है सब चीजें जो है वो इंफॉर्मेशन वगैरह सब चीजें हैं वो मौजूद है। ये आप देख लें, ये वाली लर्निंग पैंडास रिसोर्सेज, ठीक है। ये मैं आपको चैट के ऊपर भी दे रहा हूं। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद डोंट एक्सपेक्ट कि यार मैं आप लोगों को जो है वो दोबारा चैट के ऊपर ये बताऊं। आप लोगों को ये देखना है कि यार ये चीज जो है ये आपके पास मैंने जो है ना वो एवरीवन जो है ना के ऊपर डाल दिए ये रिसोर्स, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें ये डेटा एनालिसिस की IPUB वाई सब जो है यहाँ पे मौजूद है। इसको आप ओपन करें, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आप इसको मेरे ख्याल से यहीं से अगर आप इसको सेव लिंक एज करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर IPUB का आ रहा है, आप इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गॉट इट और नॉट? गॉट इट सर। यस सर, गॉट इट। तो आप सबसे पहले तो अभी के अभी क्या करेंगे, ये वाली जो है वो अपने पास डाउनलोड कर लें और या तो इसको कोलैब के ऊपर अपलोड कर दें या अपने लोकल कंप्यूटर पे इसको चला के स्टार्ट कर दें ताकि ये आपका काम शुरू हो जाए। सर वो इंटरनेट इशू था, प्लीज रिपीट कर सकते हैं सर प्लीज, वो नेट का जरा मसला हो गया था। ये जो आपकी रिसोर्सेज हैं ये यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं? आप चैट विंडो पे देखा आपने? सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। यस सर, पहुंच पा रहे हैं सर, मिल गए रिसोर्सेज गिटहब के। आप चैट विंडो पे देखें, चैट विंडो में मैंने एक लिंक डाला हुआ है। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। चैट विंडो आ रही है? हेलो? यस सर, आपकी आवाज भी आ रही है और चैट विंडो भी आ रही है। चैट विंडो के ऊपर मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो ये लर्निंग रिसोर्सेज पे पहुंच जाएंगे। जी सर, ओपन कर लिया। ठीक है ना, अब इसको आप डाउनलोड कर लें और अगर डाउनलोड नहीं करना चाहते तो कोलैब के ऊपर डाउनलोड करके अपलोड कर दें। कहाँ जा रहे हैं सर? ये काफी सारी लिंक्स आ गई हैं, इसमें कौन सी लिंक खोलनी है? देखो इसको पढ़ो तो सही लिंक को, इस पे आगे कुछ लिखा हुआ है? सर डेटा एनालिसिस विद पाइथन, वो पांडास। यार ये पोर्टल पे आप लेक्चर एनालिसिस विद पाइथन, वो पांडास 1 सीरीज। हाँ, अब आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सी वाली आप लोगों को आज डाउनलोड करनी चाहिए? सर पांडास 1 आई थिंक सीरीज। ठीक है, तो आप ये देख लेना, यहाँ पर आपको जो चीज थोड़ा सा पढ़ेंगे आप, जब किसी चीज को जरा गो थ्रू करेंगे तो समझ में आएगा ना। आप पहले से ही परेशान हो जाते हैं
इसमें सब चीजें लिखी हुई हैं कि पहले वाली ये, फिर ये है, 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 ये सब चीजें जो है वो आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप थोड़ा टाइम तो लगाए ना इसके ऊपर। कितने लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किए, उनको कोई मसला आ रहा है मुझे बताएं। इसको सिर्फ ये करना है कि राइट क्लिक करके पहले वाली को और दूसरी वाली को भी यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको सेव लिंक एज करें और ये आपके पास आ जाएगा। मैं देखना चाह रहा हूँ कितने लोग ये कर चुके हैं और कितने लोगों के पास नहीं हो रहा, ताकि मैं उसके हिसाब से एक्शन लूँ। सर हो गया सर, थैंक यू। और क्या ये IPUB फाइल जो है ये अपने पास आप ओपन कर पा रहे, नहीं कर पा रहे है, तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने भी यहाँ पर IPUB बनाई हुई है, ठीक है। और इसके अंदर ये है आपके पास जो मेन हमारा जो कोड चीज है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है पैंडास का, वो उसको हम कहते हैं सीरीज, ठीक है। सीरीज के अंदर जो है वो दो चीजें होती है, एक होती है सीरीज का लेबल और दूसरी होती है जो लेफ्ट साइड के ऊपर नजर आ रही है वो है सीरीज का इंडेक्स। यानी आपके पास रो का भी नंबर है और हेडिंग भी है, कॉलम का नंबर है। असद तुम जी सर। भूल लेता हूँ मेरे पास से तुम्हारा असदुल्ला नाम है ना, AS या मोहम्मद असद? मोहम्मद असदुल्ला। ASAD। अच्छा, मेरे पास मोहम्मद असदुल्ला आ रहा है ना, मैंने तुम्हें जो है वो को होस्ट बना दिया है, सही है। तो अब तुम जो है वो लोगों को अगर तुम्हें जब भी शोर हो तो तुम म्यूट कर सकते हो और चैट विंडो पर मैसेज भी दे सकते हो, सही है। ओके सर, और अगर ओके किसी वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो आप स्टूडेंट को मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू सर। ओके, अच्छा जनाब, तो क्या बात चल रही थी? बात ये चल रही थी कि जैसा हमारे पास एक एक्सेल की वर्कशीट होती है, उसमें हर कॉलम का एक लेटर होता है और हर रो का एक नंबर होता है, तो इस तरह इसमें भी यही वाली दो चीजें हैं। इस वाली चीज को हम कहेंगे कॉलम हेडिंग और इस वाली को हम कहेंगे इंडेक्स, जो लेफ्ट के ऊपर आ रही है, और ये वाली चीज जो है ये कॉलम हेडिंग है, ठीक है। हमारे पास पैंडास जो है ये काफी हद तक जो है वो एक्सेल से मिलता जुलता है, बस फर्क ये है कि इसके अंदर हम कॉलम के नाम जो है वो खुद बताते हैं और इंडेक्स भी खुद बता सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि इंडेक्स जो है वो 0 1 2 3 हो, बल्कि इंडेक्स जो है वो नॉन नंबर्स भी हो सकती है। ये दोनों हमारे पास पॉसिबिलिटी है। हम आसान अल्फाज में कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई हमारे पास कॉलम का भी एक लेबल है और रो का भी एक लेबल है। रो के लेबल को हम कहेंगे रो इंडेक्स और कॉलम के लेबल को हम कहेंगे कॉलम इंडेक्स। यहां तक कोई सवाल है तो देख लें। ये पूरी की पूरी पैंडास है। अगर ये वाली बात समझ में आ गई, आपको पूरी की पूरी पैंडा समझ में आ जाएगी। नोटबुक ये लोडिंग करने में मसला आ रहा है। क्या कह रहे हो? आपने डाउनलोड की उसको? जी सर, डाउनलोड करके सेव लिंक फाइल किया है वो डेस्कटॉप पे, फिर उसको ओपन किया है को लैब में, तो एरर दे रहा है। स्क्रीनशॉट अगर मैं शेयर कर दूं आपके तो। हाँ कर दो, मैं कर देता हूँ। आपने उसको अपलोड किया है इसको? जी। अगर वैसे अगर आपके लिए इसमें एक और आसान तरीका भी है कि आपने वो डाउनलोड कर लिया, वो आप डेस्कटॉप के ऊपर ओपन कर ले। जैसे एक आइडिया मैं आपको देता हूँ, मैं एक मिनट आपको आसान तरीका, अगर आप कोलैब के ऊपर बनाना चाह रहे हैं तो इसको आसान कर ले। आप कोलैब के ऊपर नई विंडो ओपन कर ले, नई जुपिटर नोटबुक ओपन कर ले कोलैब के ऊपर। जी जी, ठीक है। कोलैब के ऊपर करने के बाद बजाय ये कि आप इसको डाउनलोड करें, आप इसको राइट क्लिक करें और ओपन कर दें न्यू टैब के अंदर। ठीक हो गया, ये ऐसे खुल जाएगी। ठीक है, मैं भी चेक करता हूं। उसके बाद आप क्या करें, इसमें से यहां से यूं करके कॉपी करें। जी जी, और नए वाले कोलैब के अंदर पेस्ट कर लें और रन कर दें, चलना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। ओके, ये वाली जुगाड़ समझ में आ रही है आप लोगों को? मुझे समझ आ गया। मतलब एक एक कोड जो चलाना है वो इधर से कॉपी करते हैं, उधर पेस्ट करके चलाते हैं। और बाद में क्लास खत्म हो जाए तो इसके अंदर जो बाकी डेटा है वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये वाली चीज जो है ये भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको रॉ में ओपन करेंगे या इसको एडिट करें, शायद ये एडिट हो जाए। ये एडिट यहाँ तो नहीं होगी, आपको इसको डाउनलोड करके ही जो है वो एडिट करना पड़ेगा। तो आप इसको अपने लोकल कंप्यूटर पे डाउनलोड करके
इसको चला के देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जो एरर आ रहा है आपके कोलैब के ऊपर वो वैसे भी आएगा, उसकी वजह ये कि ये तस्वीर नहीं होगी आपके पास असल में। कोलैब के ऊपर ये तस्वीर नहीं होगी, इसलिए जो है वो आपको ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक सर इसका आसान तरीका ये है कि कोलैब के ऊपर डायरेक्ट वो लिंक, गिटहब का लिंक अगर डाल देंगे ना तो वो डायरेक्ट वहां से भी एक्सेस कर सकता है। मैंने हाँ, वो अभी बिल्कुल ले सकता है जी, लेकिन इसके ये अंदर कर रहा है। ये तस्वीर का मसला फिर भी आ सकता है आपके पास। नहीं सर, सब चल रहा है, मैं बोल के बैठा हूँ। ओके, बस जी जी जबरदस्त। ठीक, मैं तो गिटहब देखें से यहाँ चेक पर कर। चले, आपके पास सारी जुगाड़ें मौजूद हैं, ये वाली कॉपी पेस्ट वाली भी है, डायरेक्ट लिंक वाली भी है, और आप इसको डाउनलोड करके अपने लोकल कंप्यूटर से भी चलाएं। आपको ये भी आना चाहिए कि यार अगर कोई जुपिटर नोटबुक है वो अपने लोकल कंप्यूटर पर कैसे चलेगी, ये सब चीजें आपको सीखनी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से बताना चाह रहा था जो आप लोग नहीं कर रहे, और वो ये है पाइथन नहीं सीख रहे आप लोग। सर ये कोलैब पे तो ओपन हो गया है गिट लिंक के थ्रू, लेकिन ये जुपिटर पे ओपन नहीं हो रही है फाइल हमने डाउनलोड करी है। तो उसमें क्या एरर आ रहा है सर अनेबल रीडेबल नोटबुक, जबकि फॉर्मेट सर वही है IBYNB। शायद वो डाउनलोड सही नहीं कर पा रहा हूं। तो इसका एक तरीका ये है कि आप जो है ये जो है यहाँ पर कहाँ चला गया वो, ये असल में किसी और जगह पे पड़ी हुई है। मैं इसको दोबारा यहाँ पे लाके अपलोड करके डाल दूंगा मैं, ठीक है। ये मेरे किसी और जगह पे पड़ी हुई है, मैं जो हूँ इसको बाद में यहाँ पे लाके डाल दूंगा। तो इसके लिए अभी आप जो है वो इसको ओपन कर लें, और ओपन करने के बाद इसमें से कोड चला के देख लें। बाद में जो है मैं इसको आपकी जो मेन रिपोजिटरी है उसी में डाल दूंगा मैं। ये आप लोगों ने अच्छा मुझे आइडिया दिया, मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये कुछ मसला है। तो मैं जो हूँ इसको जो आपका मेन रिपोजिटरी है पाइथन की, उसमें ही लाके डाल दूंगा, ठीक है। यानी कि यह तो लिंक डाला हुआ है ना, मैं इसके अंदर पाइथन रिसोर्सेज के अंदर लाकर ये अपलोड कर दूंगा ये। ओके सर, वो फाइल डायरेक्ट अपलोड हो जाएगी। सही। हाँ, तो आप लोग फिर जो है वो इसको क्लोन करके या डाउनलोड करके उठा लेंगे आप। जैसे यहाँ पर जैसे NumPy की असाइनमेंट में गए आप, तो यहाँ पर आपके पास ये सारी फाइलें मौजूद हैं। तो ये आपने जिस तरह उठाई थी इसी तरह ये वाली फाइल भी उठा लेंगे आप, सही है। तो अगेन हम जो है सर ये कोलैब पे तो ओपन हो गई है, अगर हम वहां से उसकी सेव कर लें उसी फॉर्मेट से सेव कर लें, ये ओपन हो जाएगी ये जुपिटर बड़ा पे अच्छा भी। आपने मुझे बात बताई। ये सब चीजें जो है ये आप लोगों को सीखनी है कि अगर एक काम एक तरीके से नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके से कैसे होगा। तो हमारे साथ ये बड़ा मसला है कि हम जो है वो अक्सर चीजों को जो है सर वो कोलैब से डाउनलोड करने पे हो गई है ओपन जुपिटर पर। ठीक है भाई। अच्छा, कोई सवाल करना चाहते हो तो सवाल कर ले। एक और मसला पिछले दिनों था, वो जुपिटर नोटबुक पे ना पाइथन NumPy जो है ना वो तो इंस्टॉल नहीं हुआ था, और ये अभी पांडास भी करना पड़ेगा। उसका थोड़ा सा बता दें, वो गिटहब पे मैंने है तो मैं उधर से चेक कर लूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। हामिद ने राइज हैंड किया हुआ है, शायद कुछ कहना चाह रहा है। हाँ, तो वो पूछ ले उनसे, लेकिन चैट पे तो कुछ नहीं बोला हुआ उन्होंने। राइज हैंड किया उन्होंने, पूछ ले उनसे हामिद। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा था, थोड़ा सा ये टॉपिक से हट करे, लेकिन मैं कहा जा रहा था कि आप डिफरेंट किस्म के सिनेरियो देखें और उसमें मुझे बताएं कि यार उन सिनेरियो को आप जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर ये देखें, वेब स्क्रैपिंग है। अब वेब स्क्रैपिंग के अंदर ये बता रहा है कि यार आपको वेब स्क्रैपिंग के लिए कौन सी लाइब्रेरी की जरूरत है।
तो आपको इतना पता है कि यार फ्रॉम URL lib ये वाली लाइब्रेरी आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए, और उसमें से आप ये वाली मॉड्यूल को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो है वो एक URL उसको बताएंगे, और उस बताने के बाद उसको आप इस तरह करके एक पूरे के पूरी URL को एक पेज के अंदर जो है वो स्टोर कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो उसको रीड करने के बाद, उसको डिकोड करने के बाद आप उसको प्रिंट कराएंगे, तो वो इस तरह पूरी की पूरी आपके पास प्रिंट हो जाएगी। अब इसके पास जो है वो आपके पास टेक्स्ट प्रोसेसिंग है, आप टेक्स्ट प्रोसेसिंग करके इसमें से अपने काम का डेटा उठा ले। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हम लोग जो है वो बिल्कुल क्लास के अलावा हमें पाइथन की प्रैक्टिस के ऊपर जो है ना वो टाइम चाहिए, देना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यूनिवर्सिटी के अंदर है, कोई है जो अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर में है या 6th सेमेस्टर में है? यस सर, हम फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में क्या कर रहे हो? फाइनल ईयर का मैं भी सर। CS कंप्यूटर साइंस। अच्छा, CS मेरा भी कंप्यूटर ये साइंस। तो अब CS कंप्यूटर साइंस में अभी जो रिसेंट जो आपके पास कोर्स चल रहा है इस वक्त इस सेमेस्टर में, वो कौन कौन से हैं? सर अभी तो हमें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मिला हुआ है। फाइनल प्रोजेक्ट में क्या मिला हुआ है? सर हम उसमें हीट स्ट्रोक डिटेक्शन डिवाइस बना रहे हैं, IoT की बेस पे। IoT सर मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का हूँ, मैं इवेंट मैनेजमेंट का मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा हूँ। हाँ, तो आप देखें क्या इवेंट मैनेजमेंट के लिए आप पाइथन इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको वहां पर जो है वो PHP ही करनी पड़ रही है? आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त? सर मैं वो जावा यूज कर रहा हूँ, और साथ फ्रंट एंड के लिए HTML और साथ विजुअल अच्छा, कोड। लेकिन बैक एंड के लिए आप जावा में कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं? विजुअल स्टूडियो। नहीं, लेकिन कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं जावा में? जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, जावा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, सिंपल। तो आप उसके पीछे एज अ बैक एंड पाइथन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? सर ये अभी शुरू किया ना, वो तो पिछले सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, वो ग्रुप पे यूनिवर्सिटी वाले ने हमें पाइथन नहीं पढ़ाई। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप कोई और जैसा अभी कोई इसके अलावा FYP के अलावा कोई अभी रिसेंट कोई सब्जेक्ट वगैरह था आपका कोई? क्या जो आखिरी में फाइनल सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट था आपका जो आपने पढ़ा फाइनल सेमेस्टर में अदर देन FYP? वो था सर, 3 पढ़े हैं, और इसके अलावा एक है स्टैटिक्स का सर था। वो स्टैटिक्स का में क्या क्या टॉपिक थे? वो सर उसमें कभी से कुछ पढ़ाया सर, उसमें स्टैटिक्स में नाम सर्वे के मुतालिक था सर। वो सर्वे सर। अब मार्केटिंग का सर्वे। कोई किसी टॉपिक का नाम बताओ स्टैट्स के। अभी तो ज़हन में नहीं आ रहा वो। कोई एक ऐसी गैस के लिए सर एक मिनट में ना, क्या था क्या उसमें? सर उसमें सर्वे पढ़ाए हैं हमें कि सर्वे कैसे करते हैं, सर्वे का तरीका सर्वे के अंदर बताया था। हाँ, तरीका प्रोबेबिलिटी के टॉपिक पर भी काम किया होगा उन्होंने, क्या था? नहीं, प्रोबेबिलिटी पे नहीं किया, वैसे सर्वे पे किया। आप वो टाइप्स मैं आपको होती हैं बताना सर्वे चाहता की। कि अगर आप पाइथन अगर आप सिर्फ पाइथन की स्टैट्स पे जाएंगे तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है पाइथन की इसमें बनी बनाई मौजूद है। तो आप बहुत सारी जगहों के ऊपर बजाय ये कि हाथ से काम करें, आप पाइथन की जो है वो कोडिंग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की देखें, इसमें सारी इसमें देखें, ये इसने वही दिया हुआ है, आपने देखे इसके अंदर जो है वो उसने यहाँ पर देखें ये NP array सही है, और ये PD अभी जो हम पढ़ेंगे ये सीरीज है, और उसके बाद जो है वो आप बता रहे हैं कि यार कोवेरिएंस जो है वो कैसे निकाला है इसने। ठीक है, और पूरी की पूरी कहानी जो है वो आखिरी तक निकाल दी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी काम हो, डेटा का काम हो, स्टैट्स का काम हो, मैथ का काम हो, या कोई भी काम हो, उसके अंदर आप पाइथन को ना एज ए टूल इस्तेमाल करें तो आपको बहुत सारी जगहों के ऊपर फायदा हो सकता है। आपको जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो काम करने में आसानी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपको मैथ के अंदर कोई काम करना है, कोई लीनियर अलजेब्रा के ऊपर काम करना है, तो हमारे पास आपने NumPy में पढ़ा था कि हमारे पास लीनियर अलजेब्रा की भी लाइब्रेरीज मौजूद है। गॉट इट? सर ये मेरा क्वेश्चन है। यस सर, गॉट इट। हाँ बोलो सर। उस क्वेश्चन ये है कि हम जो ये बनाते हैं जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह, इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल कैसे बनती है पाइथन के अंदर? जैसे कि हम VB में exe के थ्रू बनाते हैं, या .NET के थ्रू भी हम एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं,
तो इसकी बाइनरी फाइल कैसे क्रिएट होती है? असल में बात ये है कि आप किस फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं ना। मिसाल के तौर पर अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वेब नवीद भाई एप्लीकेशन के सेलेनियम अंदर के आपके थ्रू पास आप वेब एप्लीकेशन बनाते वक्त आपको फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल की जरूरत। सर आपकी आवाज कट रही है। नवीद भाई सेलेनियम के थ्रू बनती है, मैंने एक दफा सर्च किया है, तो आप थोड़ा सा सर्च करेंगे ना गूगल पे तो होपफुली आपको दूसरे तीसरे टैब पे मिल जाएगा इसका मेथड। सेलेनियम सर ये देखें सर, आप तो अभी वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं ना, अगर हम कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन पाइथन के थ्रू बनाते हैं, कोई हम ईआरपी सॉल्यूशन बनाना डेवलप करना चाह रहे हैं जिसमें हमारा इन्वेंट्री का मॉड्यूल है और दूसरे मॉड्यूल्स हैं, तो उसकी एग्जीक्यूशन फाइल जो कि डेस्कटॉप से रन भी हो और वो नेटवर्क पर भी जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड हो सके, तो उसकी मैं बात करना चाहता हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से। EXE सेलेनियम के थ्रू बनती है भाई। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन शायद आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो पाइथन की जो फाइल है, ठीक है, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के अंदर आपको डेटा जो है वो पाइथन के इंटरप्रेटर को देना जरूरी होता है, यानी कोड जो है वो पाइथन का इंटरप्रेटर ही चलाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर, ये तो आइडिया है मुझे। ठीक है जी जी। अब आप जो है वो अगर कोई पाइथन के अंदर प्रोग्राम चलाएंगे तो उसका जो मेन मॉड्यूल है उससे पहले पाइथन लिखेंगे, पाइथन लिखने के बाद स्पेस देंगे और उस मेन मॉड्यूल का नाम बता देंगे, तो वो वहां से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि एग्जीक्यूशन बन जाएगी फाइल। तो सर क्या उसकी हम ऐसा एक्जी जो है वो मतलब बना सकते हैं जैसे बाइनरी फाइल बनती है? एक्जी अब नहीं बनती। जैसे जावा की जो फाइल है उसमें भी एग्जीक्यूटेबल नहीं होती है। एक्जी एक बहुत पुरानी कहानी है जो विजुअल बेसिक 6 में या C++ में बना करती थी। अब जो है जी वो एग्जीक्यूटेबल्स नहीं बनती। लेकिन सर जावा के अंदर भी उसका जेवीएम होता है ना, रन टाइम एनवायरनमेंट, जो हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर एग्जीक्यूटेबल। तो क्या इसका भी कोई रन टाइम एनवायरनमेंट होगा जिसको इंस्टॉल करने के बाद उस सिस्टम पे इसको रन किया जा सकेगा? हाँ, तो उसको ही पाइथन कहते हैं। ये जब पाइथन जी जी, पाइथन जो है वो लैंग्वेज भी है और रन टाइम एनवायरनमेंट को भी पाइथन कहते हैं। यानी आपके लिए पाइथन, जैसे अगर आप टेक्निकली देखें तो अगर आपको जावा की भी कोई फाइल चलानी होगी तो आप उससे पहले जावा लिखेंगे, फिर स्पेस लेंगे और उसकी जो जार फाइल है वो आप लिख देंगे, वो चला देगा, वो चल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे होगा ना। इसी तरह पाइथन के बाद पाइथन लिखेंगे और मॉड्यूल का नाम बताएंगे, वो पाइथन की फाइल को चला देगा। और वो एग्जीक्यूट .py वाली फाइल को करेगा जो पाइथन की .py की एक्सटेंशन वाली होगी। हाँ, लेकिन आप मॉड्यूल के अंदर कंपाइल कर सकते हैं, वो मैं आपको अलग से कभी जरूरत होगी तो मैं आपको शेयर करा दूंगा। लेकिन टेक्निकली तौर पर अगर आप मॉड्यूल बना भी लेते हैं तो वो जो फाइल है वो जैसे जार फाइल है, जावा की भी जो जार फाइल होती है या .NET की भी जो फाइल होती है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं होती, वो भी कंप्रेस फाइल होती है। मतलब जो जार फाइल है जिसके नाम में जे लिखा हुआ है ना, JAR, जावा आर्काइव, वो जो जावा आर्काइव फाइल है उसके अंदर वो क्या करते हैं, अपनी सारी फाइलें एक जिप बना के रख देते हैं। सही। तो अगर आपको ये लगता है कि भाई जार फाइल की वजह से आपकी फाइल महफूज हो गई है तो गलत है। मैं उस जार फाइल को अनजिप कर सकता हूँ विनजिप के जरिए। सही सही, ठीक हो गया। तो आजकल जो है ये वाली जो कहानी है सोर्स कोड के वाली, इसके लिए दूसरे मेथड हैं जो जावा में भी हैं, पाइथन में भी है, .NET में भी है, वो आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अब जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स अब नहीं बनती। ठीक है सही। तो सर इसके अंदर असेंबली की थ्रू वर्जनिंग कर सकते हैं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर एक सवाल है मेरा। जी बोले। सर अगर मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूँ और मुझे उसे हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करना है तो मैं उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? क्या कौन से एनवायरनमेंट से उसको, या आर्डिनो पे अगर मुझे चलाना हो या रास्पबेरी पाई पे, तो किस तरह उसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँ? जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं लाइन फॉलोइंग रोबोट बना रहा हूँ तो आर्डिनो के ज़रिए तो हम आर्डिनो के आईडी पे ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं C लैंग्वेज में, तो अगर मैं उसको पाइथन पे ले जाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पाइथन की भी लाइब्रेरी मौजूद है आर्डिनो के लिए। अच्छा, सवाल आपका अच्छा है।
अच्छा सर, इसका तरीका एक ये भी होता है, असद जब तक मैं ओपन कर रहा हूँ, असद बताएं। एक तरीका ये भी होता है कि हम देखो बेसिकली किसने सवाल किए? हाँ अब्दुल्ला। पाइथन के लिए अगर पाइथन पे करना है ना काम, तो रेस्पबेरी पाई हमारे पास अवेलेबल है, डायरेक्टली उसमें प्रोग्राम हो जाती है, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है रेस्पबेरी पाई की, उसमें रैम भी मिल जाती है हमें, और उसका बेस भी अच्छी होती है और प्रोसेसिंग पावर भी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू आर्डिनो, ठीक है। अब बहुत से सिग्नल ऐसे होते हैं कि हमारी जो सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर वगैरह, वो तो आर्डिनो पे चल रहे होते हैं, और हम पाइथन से सिर्फ वही लोड डालते हैं जो हमारे मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग वाला मॉड्यूल लोड होता है। तो लोड डिवाइड करने के लिए भी हम ये काम कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, सिग्नल्स को पास करवा देते हैं और दोनों हार्डवेयर को इंटरकनेक्ट कर देते हैं एक लाइब्रेरी के थ्रू, ठीक है। एक तरीका तो ये है। अब आप कहोगे कि यार अल्ट्रासोनिक वगैरह भी तो रेस्पबेरी पाई पे चल सकते हैं, तो भाई डायरेक्ट चला लो। मैं तो ऐसा करता हूँ कि प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा चाहिए होती है हमारे डीप लर्निंग मॉड्यूल रन करने के लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं कि उसका लोड सिर्फ उसी पे रखते हैं और बाकी सारा आर्डिनो वगैरह पे रखते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ असद, मेरा सवाल था कि अगर मुझे आर्डिनो के ऊपर प्रोग्रामिंग करनी है तो जरूरी है मैं सी में ही करूँ, मैं क्या पाइथन में नहीं कर सकता? नहीं कर सकते उसको, मतलब लिंक करवाना पड़ेगा फिर उसके थ्रू, नहीं हो सकता ऐसा। अभी इन्होंने आर्डिनो वालों ने एक मशीन, ऐसा हार्डवेयर लॉन्च किया जो मशीन लर्निंग को रास्पबेरी पाई में हो सकता है या रास्पबेरी पाई में हो सकता है? रास्पबेरी पाई में पाइथन चलती है सिर्फ। ठीक है, सही है भाई। तो आपको पता लग गया कि आर्डिनो के अंदर ये पॉसिबल नहीं है और रास्पबेरी पाई के अंदर जो है ये पॉसिबल है। चले जनाब, तो अब हम आ जाते हैं अपने काम की तरफ। और काम था, अभी हमने देखा था कि दोबारा यार वो मैंने बंद कर दी। अच्छा, क्योंकि हम नमपाई पढ़ चुके हैं तो अब हमारे लिए काम बड़ा आसान है ना। अगर आप देखें इसमें आपको कोई भी चीज मुश्किल नहीं हो रही होगी। जैसे मिसाल के तौर पर एक सीरीज जो है वो हमने यहाँ पर बनाई है, आप लोगों को उम्मीद है स्क्रीन नजर आ रही होगी, ठीक है। इसको मैंने बड़ा भी कर दिया है, तो आप ये देखेंगे हमने सिर्फ जो है वो पेंडास को जो है वो इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर आप अपने लोकल कंप्यूटर पर या कोलैब पे भी चला रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पेंडास जो है वो इंस्टॉल करनी पड़े। तो पेंडास इंस्टॉल करने का कोड जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास। वो बहुत ही सिंपल है, यानी कि आप पिप इंस्टॉल पेंडास करेंगे और पेंडास जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी आपके पास कोलैब के ऊपर या अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर। और उसके बाद जो है वो आपने, जैसे हम नमपाई यूज कर रहे थे वैसे हम पेंडा यूज कर लेंगे। और उसके बाद जो है हम जैसे नमपाई के लिए हम लिख रहे थे np.array, यहाँ पर हम लिखेंगे np.series और उसमें हम जो है एक एरे जो है वो पास कर देंगे। और जब हम एरे पास करेंगे तो हमारे पास एक एरे बन जाएगा। इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो नमपाई के अंदर सिर्फ एक एरे प्रिंट होता था, लेकिन इसमें जो स्पेशल बात यह है कि वो साथ साथ ना सिर्फ एरे प्रिंट करेगा बल्कि साथ साथ उसकी इंडेक्स भी प्रिंट कर रहा है। 0 1 2 3 4 ये वैल्यूज है राइट साइड वाली, और लेफ्ट साइड वाली जो है वो इंडेक्स है, लेफ्ट साइड वाली इंडेक्सेस है। हमने इसको इंडेक्सेस नहीं बताई है तो उसने डिफॉल्ट में 0 से लेकर इंटीजर इंडेक्सेस जो है वो स्टार्ट करनी शुरू कर दिया। यहां तक कोई सवाल हो तो बताएं ताकि हम आगे चल सके। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो दो चीजें हैं हमारे पास, एक वैल्यूज और एक इंडेक्स। तो अगर मैं चाहूँ तो इनको अलग अलग भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने सेल्स के नाम से एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर एक सीरीज बनाई, इसका नाम है 100 200 100 और 400। तो इसके अंदर जो है मैंने कहा भाई सेल्स की मुझे सिर्फ वैल्यूज दे दो, तो उसने पूरा के पूरा एक एरे प्रिंट कर दिया। और मैंने कहा भाई सेल्स की मुझे इंडेक्स बता दो, तो उसने सेल्स की इंडेक्स बता दी। लेकिन इसके अंदर उसने टाइम जाया नहीं किया 1 से लेकर और वर्ड करने में, बल्कि उसने क्या किया, बताया कि भाई स्टार्ट 0 से हो रहा है, स्टॉप 4 से हो रहा है, स्टेप 1 है। इसी तरह जब मुझे सीरीज के साथ आपको मुझे जो है वो न्यूमेरिक इंडेक्स पसंद नहीं है तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि भाई मुझे इंडेक्स चाहिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। और उसके बाद जब मैं उसकी सेल्स को प्रिंट करूंगा, जब मैंने सेल्स को प्रिंट किया तो ये प्रिंट हो गया, सही है। और मैंने वैल्यूज प्रिंट तो ये कर दी और इंडेक्स प्रिंट कर दी, तो ये सब डेटा प्रिंट हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जब बताया इंडेक्स, तो इंडेक्स के बाद मेरी चॉइस है, मैं यहाँ पे न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक कोई सी भी इंडेक्स दे सकता हूँ।
और वो इंडेक्स जो है वो मेरी वैल्यूज के साथ असाइन हो जाएगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट के ऊपर मेरी इंडेक्स है और राइट के ऊपर वैल्यूज है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो है जो डिफरेंस है हमारी numpy के एरे में और इसमें, ये आपके सामने है। सर हमें ये इस तरह के इंडेक्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो हमारे पास इंक्लूसिवली इंडेक्स अवेलेबल हैं 0 1 2 जिसे हम एक्सेस कर रहे हैं। मतलब है कि नंबर्स को याद रखना मुश्किल होता है ना आपके लिए। जो हमें चैलेंज आ रहा था कि आपको जो है वो ये याद रखना, numpy के अंदर जो हमें प्रॉब्लम आ रहा था वो यही था कि numpy के अंदर एक तो दो मसले थे। एक तो ये कि आपके पास डेटा की जो टाइप थी वो होमोजीनियस होना जरूरी है। अगर आपका 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल एरे है तो अगर वो नंबर्स में है तो नंबर्स में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ नंबर में हो और कुछ ना हो। और प्लस आपके लिए ये लाजमी है कि उसके अंदर कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होगी। ठीक हो गया। ठीक है, अब उसका नुकसान ये हो रहा है कि मुझे सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए जो जुगाड़ है, जो लोग करते हैं, वो जुगाड़ आपको पता है कि आप एक और एरे बना लें जिसके अंदर आप बता दें कि भाई, जैसे मिसाल के तौर पर टेक्निकली देखा जाए तो मैं एक एरे और बना लूं इस तरह का, ये वाला एक एरे ये बना लूं और एक एरे ये बना लूं। तो सर ये इंडेक्स है, ये एज अ कॉलम डिफाइन हो रहे हैं उधर? कॉलम नहीं, जो रोज। लेफ्ट पे ना रोज है। अगर मैं जो हूं कोलैब ओपन करूं, देखते हैं पांडा। सर पेंडास भी आई थिंक वही चीज़ कर रही है जो नॉर्मली हम मंथ के डेट के मॉड्यूल में करते हैं कि अगर न्यूमेरिक डाटा को मैपिंग करना हो मंथ नेम्स के कैसे साथ। करोगे? अगर लेट्स सपोज पेंडास नहीं है तो कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहा हूँ कि डेट की किसी भी लैंग्वेज में, उसमें नॉर्मली जो मंथ का होता है इंडेक्स वो 0 से 11 तक होता है। तो मैं उसको शो करवा रहा हूँ कि मंथ के नेम से शो हो। मैं जब भी किसी को डेट डिस्प्ले करवाऊँ मंथ का नेम आए, तो उसके लिए फिर मैं 0 से 11 तक एक अरे बनाऊंगा जिसमें नेम्स ऑफ मंथ दे दूंगा। वो मैपिंग करूंगा 0 से हो 0 हाँ, जनवरी मतलब के लिए हो। आप जो है, मैं एक मिनट यहाँ पे आपकी बात को यहीं पे रोक रहा हूँ। मैं लिखता हूँ क्या ये इनपुट, ये लिख रहा था कि ये पेंडास इसमें डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं जो हूं वो एक एरे बना लूं इस तरह का। ठीक है, और एरे जो है वो दो अलग अलग एरे बना लेंगे, यही करेंगे ना आप? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऐसे ही करोगे है ना? तो आप ये आपने कर लिया। अब उसके बाद जो है, जैसे आपको जैन ढूंढना है तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे भाई इंडेक्स, मतलब जो जैन डेटा जो है वो कैसे निकालोगे? आप लिखोगे सेल्स के अंदर जो इंडेक्स के अंदर जो 0 है उसके ऊपर डेटा उठा के लिया। ऐसे करोगे या क्या करोगे? सर आप जैन का डेटा निकालना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना? तो होगा ये कि जैन का इंडेक्स लेंगे और वो सेल को पास कर देंगे। हाँ, तो मैं देखो मैंने लिया, सही लिया। इसके लिए सर हमें एक इंडेक्स का इस लाइब्रेरी का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जैन का इंडेक्स क्या है इंडेक्स वाले एरे में। ठीक है, वो आप ये पास करोगे कि करेंगे हम यहाँ पर जो सेल्स को। इंडेक्स है
इंडेक्स क्या, ये तो इंडेक्स में 0 पे जो वैल्यू पड़ी डॉट है वो पास कर रहे हैं हम सेल्स को। इंडेक्स जी, जो है इंडेक्स ऑफ जैन, ये करोगे ना? जी जी यही करेंगे। यही किया ना आपने? तो जी इसका जी मतलब ये यही। हुआ। हाँ, तो ये अब यही वाली चीज जो है आपके पास जो है, ये आपने ये किया और आपको हमेशा ये करना पड़ेगा अगर आप ये वाला काम करते हो, ठीक है? तो ये तो काम असल में सारा आप क्या कर रहे हो, पैंडाज ने आसान आप, कर दिया हमारा। हाँ, पैंडाज ने बोला कि यार मतलब ये एक अप्रोच है गोरों की, कि वो कहते हैं कि यार अगर एक काम आपको बार बार करना हो, ठीक है ना, तो उसको करने की जो है वो क्या जरूरत है? इन्वेंशन ऑफ द व्हील क्यों करें, उसकी फिर कोई लाइब्रेरी उसको बना लो। रीयूज करते रहें। जी हाँ, क्या कह रहे हो? बिल्कुल सर, री इन्वेंट क्यों करें व्हील को, जो है कोड डुप्लीकेशन ट्रिप्लीकेट क्यों करें, हम उसको रीयूज करते रहें टेम्पलेट बना के। किसको यूज करते रहे? फॉर एग्जाम्पल एक कोड है मेरा, जैसे मिसाल लेता हूँ कि एरिया ऑफ ए सर्कल मैंने फाइंड करना है और मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं उसकी एक इक्वेशन बनाने की बजाय मैं उसका एक फंक्शन बना लूँ और एक लाइब्रेरी में रख लूँ, और किसी भी मॉड्यूल में उसको लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप इसलिए जो बात कर रहे हैं ना, आप जो बात कर रहे हैं वो आप अपनी लिमिटेशन वाली बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में नॉर्मल है ना, कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर हैं तो आप क्या करते हैं, सारे चीजों के फंक्शन बना के अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, और आपकी जो आधी जिंदगी उन फंक्शन को बनाकर चलाकर और टेस्ट करने में ही चली जाती है। गोरो ने क्या किया कि यार ऐसे फंक्शन जो की ओपन सोर्स लाइब्रेरी बना दी है, तो आपको वो वाला टाइम जो है वो उसमें जरूरत ही नहीं है कि आप जो है वो लाइब्रेरी बनाए। अब अगर किसी और ने फंक्शन, मतलब अगर जैसे ओपन सोर्स लाइब्रेरी का फायदा, जैसे पैंडास का फायदा ये होगा, आपकी जो एरर है आपको खुद ही सॉल्व करना है। इसके अंदर वो एरर जो है वो 5 लाख लोगों ने चलाकर देखी हुई है। तो मेरे पास दो चॉइस आएंगी कि भाई एक आपका, मैं आपकी लाइब्रेरी यूज करूं और एक पैंडा की, तो मैं पैंडा की लाइब्रेरी यूज करूंगा। मुझे पता है कि इसके अंदर एरर होने के चांसेस आपकी लाइब्रेरी की निस्बत बहुत कम है। तो ऐसे बहुत सारे आपको पाकिस्तान में लोग मिलेंगे जो प्रोग्रामर है, वो तो नमपाई भी यूज नहीं करते, वो तो लिस्ट के ऊपर ही सारा काम करने के चक्कर में, या वो कहते हैं कि हम सी में खुद ही बनाएंगे, सारा काम खुद ही करेंगे। तो इसके क्या होता है कि उनकी आधी जिंदगी जो है वो इसी चक्कर में गुजर जाती है। जो ज़हीन लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि किस चीज की क्या लाइब्रेरी अवेलेबल है, उस लाइब्रेरी को यूज कर लेते हो। बिल्कुल, वर्क स्मार्ट नो वर्क हार्ड सर। हाँ, तो यही चीज है। एनीवे, तो अच्छा, इसी तरह हम जो है वो कॉलम का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है नेम इक्वल टू 4 मंथ सेल्स। कौन से कॉलम का नाम? इस कॉलम का भी नाम भी रख सकते हैं। ये जो सीरीज है, ये जो सेल्स के नाम की सीरीज है ना, जी जी, इसका हमने एक नाम भी रख दिया है, ठीक हो गया सर। ठीक है। मतलब 100 200 100 400 ये जो ये इसका वैल्यूज वाले नाम कॉलम का फोर नेम मंथ है, नहीं, वैल्यूज वैल्यू वाले वाले कॉलम कॉलम का नेम। नहीं, ये अभी टेक्निकली तौर पर ये वैल्यू वाले कॉलम का नाम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो सीरीज है, सीरीज का प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक ही कॉलम होता है बस। तो आप बोले कि सीरीज का नाम है या कॉलम का नाम है, बात एक ही होगी। नहीं, मतलब आपने ये सीरीज जो है वो सेल्स में स्टोर किया, तो सेल्स का मतलब ये नेम एक किस्म का वो हो गया। सेल्स एक वेरिएबल है, जी ठीक है, ये इसकी वैल्यूज है, ठीक है सर, और ये इसके इंडेक्स के वैल्यूज है। नाम है, ठीक हाँ, है यानी कि रोज रोज के इंडेक्स है ये, ठीक है। ठीक और है इस सीरीज का एक लेबल भी है जिसको हमने नाम का नाम दिया हुआ, वो है 4 मंथ सेल्स। ये ठीक है इसका वेरिएबल है, ये ठीक इसका है नाम है, ठीक है, ठीक और है ये इसकी रोज के लेबल्स हैं, और ये इसकी वैल्यूज है। ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है जनाब। इसी तरह देखें यहाँ पर एक 1 वीक वाला है, क्रिएट अ पैंडा सीरीज टू स्टोर अ कैंटीन डेटा टू होल्ड वैल्यूज ऑफ हाउ मेनी सैंडविचेस आर सोल्ड ईच डे। अब एक बंदा है वो 20 30 20 25 सैंडविच जो है वो रोजाना बेचता है कैंटीन के अंदर। तो ये आपने यहाँ पर उसके इंडेक्स बता दी, सही है। संडे को वो कुछ भी नहीं बेचता, मंडे
टू सैटरडे जो है वो बेचता है। ये आपके पास उसका डेटा आ गया। अब अगर मैं इसको बताऊंगा कि यार मुझे यहाँ पर वही नमपाई वाली कहानी है, SW के अंदर मैंने 1 बताया तो 1 के अंदर वो 30 उठा के ले आया, तो ये नंबर हो गए। और मेरे पास ये भी चॉइस है कि मैं इसके अंदर ट्यूसडे लिख दूं। जब मैंने ट्यूसडे लिखा तो वो भी 30 उठाकर लेकर आ गया, संडे लिखा तो 0 उठा के ले आया। अब मेरे पास पेंडास के अंदर ये फायदा हो गया नमपाई की निस्बत कि मैं ना सिर्फ न्यूमेरिक बल्कि नॉन न्यूमेरिक डेटा के जरिए भी अपना उठा सकता हूँ। तो बाज़ का नंबर याद होना मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर आपका पास 1 महीने का डेटा है, तो आपको नहीं पता कि यार वो जो 1 महीने का जो डेटा है उसमें कौन सा डेटा किस जगह पर होगा। लेकिन मिसाल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई आपके पास स्टूडेंट का डेटा है, सही है, आपकी क्लास के अंदर, हमारी क्लास में 500 स्टूडेंट है। अब 500 स्टूडेंट का डेटा मैं नमपाई में सेव करता हूं, तो मुझे हर स्टूडेंट के लिए उसका नंबर याद होना चाहिए कि किस रो के ऊपर स्टूडेंट का डेटा मैंने सेव किया हुआ है। लेकिन अगर जो है वो मेरे पास पेंडास है तो उसमें फायदा ये होगा कि मुझे स्टूडेंट का नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं उसका नाम जो है एज ए इंडेक्स स्टोर करा दूंगा। जब भी मैं उसका नाम बताऊंगा या उसकी PIIC जो है वो रजिस्ट्रेशन ID बताऊंगा तो मेरा काम शुरू हो जाएगा। आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आ रही है? मतलब दो तरह से उसको लिंक कर दिया है इंडेक्स के, मतलब नंबर के अलावा भी इसको किसी तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, नाम के जरिए भी कर सकते हैं, नंबर के जरिए भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। या तो कोई सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ ले। सर इसमें हम कॉलम को नेम दे सकते हैं? कॉलम को भी दे सकते हैं, लेकिन अभी जो है जो सीरीज है, अभी हम सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी उसको नेक्स्ट लेवल पे नहीं गए। तो सीरीज के अंदर आपको ये वाली बात याद रखनी है कि जो सीरीज का डेटा होता है उसके अंदर एक ही कॉलम होता है। सही। तो हम जो नाम रखेंगे वो असल में सीरीज का नाम होगा, जैसे मैंने यहाँ पे रखा था ना, ये यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह सीरीज के अंदर से जो है मैं जो हूँ वो यहाँ पर आप ये देखें कि मैंने SW लिखा और मैंने कहा मुझे 3 और 5 चाहिए। वो ये क्या आ गई, कहलाती है इंडेक्सिंग कहलाती है ना। ये मैंने इंडेक्सिंग जो नमपाई की थी वो मैंने यहाँ पे यूज कर ली। और सेम लॉजिक यहाँ पर भी है। ये वाली चीज देखो, इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लो, मैं बताऊंगा नहीं कि इसके अंदर क्या कर रहा हूँ। सर इसमें आप डेटा कंपेयर करवा रहे हैं। पहले ये वाली चीज जो है ये मेरी बूलियन कंपैरिजन है, जो मुझे ये फॉल्स ट्रू रूल लाके देगा। इसको अगर मैं यूज कर लूंगा अपने डेटा सिलेक्शन के अंदर तो मेरे पास ये डेटा सिलेक्ट होके आ जाएगा। मैंने ये कहा है कि भाई SW के अंदर जहां पर भी 20 से ज्यादा हो वो मुझे शो कर दो। तो ये मुझे ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे शो कर रहा है। मंडे और वेडनेसडे शो और संडे शो नहीं कर रहा। फर्स्ट कमांड में सिर्फ बताया गया कि कौन सी कंडीशन कहाँ कहाँ पे ट्रू है आपकी, जो आप डाटा मांग रहे हैं। दूसरे में डाटा हाँ, वापस ये तो हम देखो नमपाई, हाँ बिल्कुल, ये नमपाई में भी कर चुके हैं। ये हमारी जो है वो कंडीशनल कंपैरिजन होता है, इसको हम बूलियन ऑपरेटर भी कहते हैं, जिसके जरिए हमें ये बताता है कि कहाँ पे ट्रू है और कहाँ पे फॉल्स है। जैसे मैंने आपको कहा था, ये तो मैंने प्रिंट कराया ना, आप इसको किसी वेरिएबल में सेव करके और यहाँ पर इसकी जगह वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं। कंडीशन बना के कहीं सेव कर लें, फिर उसको यहाँ पे कॉल कर लें वेरिएबल हाँ, को। ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आपको आसान है तो डायरेक्ट कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही कर दिया। ठीक है सर। ठीक है, इसी तरह आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई वाला भी कर सकते हो। आप जैसे यहाँ पर देखें, मैंने इसको यहाँ पर इस तरह किया है S मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसका नुकसान ये होगा कि ये डेटा सेव नहीं होगा। अगर मुझे डेटा सेव करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा इसमें स्टोर करना होगा। तो जब मैंने दोबारा स्टोर किया तो हो गया। मंसूर म्यूट करो यार, सॉरी अर्शद म्यूट कर दो। जी मैंने कर दिया। ठीक है, तो आपके पास जो है वो आप देख सकते हैं कि मैंने SW को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्रिंट कराया तो देखा भाई SW की वैल्यू जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गई है, सिवाय संडे के। संडे की क्यों नहीं हुई? 0 है। 0 है, 0 ही रहना। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन आप ये देखें कि जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा था तो मेरे पास डेटा इंटीजर में था, जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरा डेटा जो है वो फ्लोट में आ गया है। ये भी एक छोटी सी लॉजिक है जो आपको याद रखनी है।
ये सब किताब में भी लिखा हुआ है, अगर आप किताब पढ़ेंगे। ये सारी डिटेल्स जो है वो किताब में मिली हुई विद डिटेल्स। आप लोगों को ये आप लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किताब पढ़ें। जब आप किताब पढ़ना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी चीजें आपको खुद ही कवर हो जाएंगी। स्क्रीन नहीं शो हो रही। तो किताब के अंदर ये सब चीजें पढ़ेंगे तो ये किताब में अंदर भी तमाम चीजें बड़ी डिटेल्स में लिखी हुई है। और भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको किताब, आप नजर आ रही है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है ना? यस सर, आ रही है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ, पहले मैं इसको यहाँ से समझा दूंगा। तो मतलब यहाँ से, और ये सब चीजें किताब में भी है, तो आप लोग जो है किताब भी पढ़िएगा लाजमी तौर पर ना। चैप्टर 5 जो है उसको स्टार्ट कीजिएगा। ओके सर। ठीक है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि आपके पास एक नंपाई एरे है, दो नंपाई एरे है, एक वैल्यूज का और एक इंडेक्स के लिए। मैंने एक वैल्यू का बताया और इंडेक्स के बाद में बताया कि भाई इंडेक्स के अंदर ये इंडेक्स है, तो ये मेरे नंपाई के दो एरे से एक मेरा सीरीज बना देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो सीरीज है असल में इंटरनली दो या दो से ज्यादा एरे जो है वो नंपाई के उसके ऊपर बेस करती है। तो आपके पास अगर आप जैसे अभी एक हमारे भाई जो है वो बता रहे थे कि किस तरीके से वो दो एरे बनाते हैं, तो अगर उन्होंने दो एरे बनाए हुए हैं तो वो उन दो एरे को कन्वर्ट कर सकते हैं सीरीज में। वैल्यूज बता दी और इंडेक्स बता दी। ये वाला आप लोगों को कोड समझ में आ गया है? बात समझ नहीं आई है। देखो मेरे ये वाली बात समझ में आई, ये AR समझ में आई जी। ये तो मतलब उसको नाम पे एरे बना रहे हैं दो, एक AR एक IND के नाम से। हाँ। अब मैंने जो है वो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा ना कि यहाँ पर जब मैंने एरे बनाया था तो मैंने उसको बताया था वैल्यूज दी थी। ये देखो ये भी एरे ही है ना असल में, ये जी है बिल्कुल। ना, और ये भी एरे है। तो मैं जी ये भी तो कर सकता हूँ इनकी जगह एरे वेरिएबल दे दूं, यानी ऐसा वेरिएबल जो असल में एरे हो। ठीक हो गया। सही है ना? तो मैंने यही काम यहाँ पर किया है कि मैंने जो है एक पहले एरे ले लिया, फिर यहाँ पर एक एरे ले लिया। यहाँ पर बजाय डायरेक्ट एरे देने के, अगर मतलब ये वाली वैल्यू में यहाँ कॉपी करने के, मैंने इसको इस वेरिएबल में स्टोर किया, उस वेरिएबल का नाम बता दिया। जी और उसके बाद इंडेक्स के लिखने के बाद बजाय ये कि मैं पूरा एरे देता, मैंने क्या किया, इंडेक्स का नाम लिख यहाँ पर दे दिया। बात वही हो गई। ये इनडायरेक्ट मेथड है, वो डायरेक्ट मेथड है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक अच्छा एक और बात सर, यहाँ पे अभी आपने वो पांडास जिसने अभी देखें pd.series यहाँ पे हमने वो मतलब कॉल की है, पांडास इसमें हमने नहीं वो की। पहले भी यही कॉल की थी, पैंडा तो सीरीज ही कॉल कर रहे थे ना, नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा वो इंपोर्ट पांडास एज pd ऊपर नहीं लिखा, मतलब वो पहले वो ऊपर वाले सेल्स में हो रहा है, इसलिए अगर ना होता तो यहाँ पे लिखना पड़ता। नहीं होता, बिल्कुल सही है जी सर। इसमें इंडेक्स क्यों लिख रहे हैं दोबारा? देखो आप अगर इंडेक्स नहीं लिखेंगे तो वो खुद बना लेगा, तो आपकी मर्जी है। अगर आप चाहती हैं कि वो 0 1 2 3 के नाम से इंडेक्स बना दे तो छोड़ दें आप, लेकिन आप चाहती कि नहीं यार जो मेरा ये 3 2 1 4 6 है, इसकी इंडेक्सेस जो है वो ABCDE हो, तो आप उसको बता दें तो वो बना देगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये हटा दूंगा तो ये 2 3 2 4 5 6 के बदले में यहाँ पर 0 1 2 3 4 की इंडेक्स बना देगा। सर ये आपने नंपाई एरे को यूज किया है और उसको फिर पांडा में कन्वर्ट किया, पांडा की सीरीज में। अगर हम नॉर्मल लिस्ट को कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी तो हो सकती है ना? हाँ नॉर्मल लिस्ट भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा सर वो पांडास के हवाले से एक और बुक पोर्टल पे है, तो हम दोनों बुक यूज करेंगे? मेरे ख्याल से यही वाली कर ले तो काफी है, एक तो पढ़ नहीं सकते आप, दो कैसे पढ़ेंगे? ठीक है ठीक है। और इसके अलावा सीरीज बनाने का एक तरीका ये भी है कि आप एक डिक्शनरी यूज कर लें। तो डिक्शनरी में क्या होगा कि जब डिक्शनरी से सीरीज बनाएंगे तो वो खुद ही क्या करेगा कि उसका नाम जो है वो एज अ इंडेक्स इस्तेमाल कर लेगा और उसकी वैल्यूज जो है वो उनको एज अ वैल्यूज इस्तेमाल कर लेगा।
अगर उलट लिखें, मतलब जैसे सिंध पहले लिखा हुआ है उसकी बजाय हम 35,000 जो पहले लिख लें, तो वो इंडेक्सिंग में पहले वो नंबर आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, की है ना, की को वो इंडेक्स यूज कर लेगा और वैल्यूज को वैल्यू यूज कर लेगा। सर ये जो हमने इंडेक्स क्रिएट किए हुए हैं, जो सिंध पंजाब केपी के जो हमने एक्सक्लूसिव इंडेक्स क्रिएट किए, क्या इनको हम शफल भी कर सकते हैं? यानी कि पहला कॉलम में हमारे पास पॉपुलेशन की वैल्यू आ जाए और दूसरे कॉलम में हमारे पास ये आ जाए एक्सक्लूसिव इंडेक्स। हाँ देखो, ये किताब में अगर देखोगे तो आपको पता लगेगा, और ये इत्तेफाक की बात है, जो इसके बाद वाला कोड है उसके अंदर यही वाली चीज हो रही है। ठीक है, अगले वाले कोड में आप देख सकते हैं कि पंजाब, सिंध, केपी के, बलूचिस्तान, इसके अंदर जो डेटा है वो डेटा सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ डेटा जो है वो हमने शफल किया है। यानी देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, सिंध 35, पंजाब 45, केपी के 30 और बलूचिस्तान 2000। अब देखें बलूचिस्तान के आगे 2000 ही लिखा हुआ है, सिंध के आगे 35 लिखा हुआ है, पंजाब के आगे 45 लिखा हुआ है, वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, इंडेक्स चेंज कर दी। देख लो यहाँ पर, तो जो सवाल आप कर रहे थे इत्तेफाक की बात है, उसका जवाब है कि आप अगर चाहें तो अगर इंडेक्स जो है वो दोबारा उसको बता देंगे तो उस आपकी जो वैल्यूज है वो उसी इंडेक्स के हिसाब से वो रीशफल कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर उसने इस डेटा को रीशफल कर दिया। डेटा मैंने कुछ और डाला था, पहले मेरा सिंध था, फिर पंजाब था, फिर केपी के था, लेकिन मैंने यहाँ पे पंजाब, सिंध, केपी के और बलूचिस्तान और जीबी का मैंने डेटा और डाला। जीबी का डेटा यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो वो उसको एज अ नल यहाँ पर लेकर आ गया है। और फिर मैंने चेक भी कर लिया कि इसमें से नल कौन सा है, तो उसने मुझे बता दिया कि पंजाब फॉल्स है, सिंध फॉल्स है, केपी के फॉल्स है, बलूचिस्तान फॉल्स है, और सिर्फ जीबी ट्रू है। जीबी ट्रू। ठीक हो गया। आपके पास इंडेक्स फाइल अलग से प्रिंट करना है तो अलग से प्रिंट कर लें आप। बाद में आप इंडेक्स चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जब बनाया था तो इंडेक्स मंडे ट्यूसडे था, बाद में मैंने इसको बोला कि भाई SW की जो इंडेक्सेस है उनको MTWTFSSS कर दो, तो आप देख सकते हैं वैल्यूज वही रही और इंडेक्सेस जो है वो बाद में चेंज हो गई। तो ये आपके पास चॉइस है। मिसाल के तौर पर आप जो है वो शुरू में इंडेक्स बनाना भूल गए, लगाना भूल गए, और बाद में इंडेक्स लगाना चाहते हो, तो आप जो है वो यहाँ पर बाद में भी दे दो उसको, वो बाद में उठा लेगा। आगे सुन। ठीक है ना, ये आपके पास सोर्स है। इंडेक्स जो हम दे रहे होते हैं, अब ये तो आपने 6-7 इंडेक्स हैं, तो आप इसको जो है ना जस्ट मैन्युअली लिख रहे हैं। अगर हमने हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ में डेटा है, तो फिर क्या हम लूपिंग के थ्रू उसके इंडेक्स क्रिएट करेंगे? नहीं, आप छोड़ दें, वो खुद ही बना लेगा। जी, तो वो तो सर वो बाय डिफॉल्ट तो 0, 1, 2 वाले बनाएंगे ना। मैं इसको डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स बनाना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, उनके स्कोर्स हैं किसी पेपर्स के, और वो तकरीबन को 200-300 स्कोर 200-300 स्टूडेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट में उनके स्कोर्स के अगेंस्ट में जो है ना डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स बनाना चाह रहा हूँ, जो कि मेरे लिए इजी हो, जिनके ऊपर मैं सर्च करना। इजी तो हो, लेकिन उसके लिए डेटा कहाँ से लाओगे? लेट्स सपोज सर मेरे पास डेटा सेट पड़ा हुआ है, उसमें मैं वही तो कह रहा हूँ, असल में होगा ये कि जब आप स्टूडेंट के स्कोर ले रहे होगे तो उनका कोई ना कोई आपके पास ऑलरेडी जो है वो इंडेक्स होगा, यानी उसका जो रोल नंबर होगा या नाम होगा, कुछ तो होगा ना। जी, लेट्स सपोज रोल नंबर, लेकिन मैं इसको के ऊपर बनाना चाह रहा हूँ कि मैं इंडेक्स नेम वाइज के पता लग जाए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात समझे। मेरे पास एक स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट का जो डेटा है मेरे पास वो है 40, 50, 60, 50, 30, ये एफर्ट्स करो, ये स्टूडेंट का डेटा है, सही है। तो अब आप ये कह रहे हो यार डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स, तो डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स बनाने के लिए एक तो ये कि आप छोड़ दोगे तो नंबर ही असाइन हो जाएंगे, लेकिन वो तो हो जाएंगे ना बाय डिफॉल्ट। आपके पास जो है वो कोई ना कोई स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन तो होगी ना, उनके रोल नंबर होंगे या नाम होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे ना जी। और कौन सी डिस्क्रिप्टिव डालना है? लेट्स सपोज नेम हो गया, नवीद हो गया, अली हो गया, ऐसा नेम नाम हो गया ना। आप तो बिल्कुल सही है, बस वो आप नाम जो है वो दे दे, जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट दिया है, आप यहाँ पे नाम दे दे, ठीक है। और अगर आप डेटा उठा लें, मेरा क्वेश्चन ये कि ये अब अलग से 200 का हम अलग हर एक स्टूडेंट का नाम इसके साथ मेंशन करेंगे, इंडेक्स इक्वल लिख के, या कोई ऐसी ऑप्शन है कि हमको लूपिंग करके इसको
एक ही दफा में उसको जो है ना पुट अप वो करवा डेटा दे। किस फॉर्म में है, अगर वो CSV फॉर्म में है तो ये खुद ही उठा लेगा इसमें से। अच्छा, वो रीड कर लेगा खुद ही इसको against। हाँ, यानी कि अगर आपके पास एक्सेल की फॉर्म में मिसाल के तौर पर, जी, तो वो डेटा वहां से उठा लेगा। अगर डेटाबेस में है तो वहां से उठा लेगा डेटा। अगर HTML में है तो शायद आपको पार्स करना पड़े, वो पास करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन उसके पास भी, इसके पास हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये वहां से भी उठा सकता है। यानी अगर मैं PDF की जो रोज है, अगर आप इसको मैं आपको जस्ट फॉर द गिविंग यू अ सर्टेन मोटिवेशन, इसमें है, इसके बाद वाले में देख लेते हैं, शायद बाद वाले में है। देखिए यहाँ से ये SQLite से भी डेटा जो है ये उठा के लेकर आ रहा है। ये H5 में से डेटा उठा के ला रहा है, SQLite में से डेटा उठा के ला रहा है, और ये डेटा सेट से डिफरेंट डेटा से उठा के लेकर आ रहा है। ये डेटा सेट तो सर उसमें CSV फाइल बनी होंगी ना? हाँ, जो तो ये आप किताब में भी इसको पढ़ सकते हैं। मेरे पास ठीक मुझे हो अभी वो गया। याद नहीं आ रहा कि कॉमन ऑप्शंस फॉर दीज फंक्शंस, जैसे ये देखो CSV से डेटा उठा रहा है, हायरार्किकल जी। इंडेक्स, मिसिंग वैल्यू, इसके अंदर शायद नीचे जो है ये उठा के कहाँ से ला रहा है। हाँ, ये देखे ना, ये देखे fdix failed bank list HTML, ये डेटा जो है एक HTML फाइल में से उठा के लेकर आ रहा है। देख रहे हैं आप ये? तो आपके पास बहुत सारी सिनेरियोज हैं जहां से वो डेटा उठा के लेकर आ सकते हैं। तो अगर कहीं डेटा मौजूद है आपके पास, तो एज अ पाइथन डेवलपर आपको डेटा जो है वो आपको मिल जाएगा पैंडास के अंदर। अब आप उसको फिर एडजस्ट करते रहे। ठीक हो गया सर, देख लीजिए। ठीक है, तो आपके पास अभी तक क्या हुआ कि आप जो है वो डायरेक्ट डेटा दे दें, numpy से दे दें या डिक्शनरी से दे दें, कहीं ना कहीं से आपको डेटा इसको देना पड़ेगा सीरीज के लिए। तो सीरीज के हवाले से कोई सवाल पूछना चाहते तो पूछते हैं आप लोग। सर एक क्वेश्चन है, यहाँ आपने सारी फाइनाइट सीरीज ली है, क्या यहाँ पे कोई इनफाइनाइट सीरीज भी हो सकती है, और अगर हो सकती है तो उसको कहाँ तक जा सकती है? इनफाइनाइट सीरीज जो है वो हम कहीं पे भी कितनी भी बड़ी हो, हमें उसको फाइनाइट तो करना पड़ेगा ना, हमें तो एलिमेंट चाहिए। मतलब मिसाल के तो तौर सर पर रियल समटाइम हम नंबर, मुझे दरमियान में बताना पड़ेगा यार, से मुझे 5000 रियल नंबर जो है वो पेंडास में चाहिए। तो ये जो नमपाई में भी पेंडास में हम तो डेटा को स्टोर कर रहे हैं अपनी मेमोरी में प्रोसेस करने के लिए, तो हम तो फाइनाइट पे ही जाएंगे ना हमेशा। मैथमेटिकल फंक्शन के ऊपर काम नहीं कर रहे, हम डेटा के एलिमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं ना। सर आप डिस्कस कर रहे थे शुरू में कि नमपाई में हमें डाटा होमोजेनियस चाहिए होता है एक जैसा, तो क्या इधर पांडास में भी हम एक जैसा डाटा ही नहीं ले रहे सारा? नहीं, पाइथन के अंदर, पाइडास के अंदर जो है वो आपके पास चॉइस है ना कि आप होमोजेनियस डेटा इस्तेमाल ना करें, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ये दूसरी हम डेटा फ्रेम दूसरी नोटबुक के ऊपर आ गए, सही है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम जो है वो दो सीरीज है हमारे पास, एक ये वाली सीरीज है
और एक ये वाली सीरीज है, और इनको हमने जो है यहाँ पर एक डिक्शनरी में कन्वर्ट किया, और डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसको डेटा फ्रेम के तौर पर बता दिया। तो अब आपके पास जो है यहाँ पर देखें, ये एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, और एक इंडेक्स है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास डेटा के कॉलम के भी नाम है और रोज के भी नाम मौजूद है। और हमें ये भी पता लगा कि असल में जो कॉलम है, हर कॉलम इंडिविजुअली तौर पर एक सीरीज है। यहां तक कोई सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। हमने सीरीज पढ़ ली है और हमने बताया कि किस तरीके से दो सीरीज को मर्ज करके हम एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं। सीरीज हमारा इंडिविजुअल यूनिट है, लेकिन हमारा जो असल गोल है जिस पे हमें काम करना है वो सीरीज नहीं है, बल्कि हमारा जो असल काम है वो डेटा फ्रेम पे काम करना है। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि हम जिस डेटा पे काम कर रहे होते हैं वो जो डेटा है वो एक सिंगल कॉलम के ऊपर होता है। मोस्टली डेटा हमारे पास मल्टीपल कॉलम के अंदर होता है। तो हमारे पास मल्टीपल कॉलम का डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास पेंडाज में डेटा फ्रेम नाम का एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल कॉलम जो है उसका डेटा स्टोर कर सकते हैं। और हर कॉलम का हमारे पास चॉइस है कि हमारे पास हर कॉलम का एक नाम होगा, और हर कॉलम का एक नाम होगा, और हर रोज का एक नंबर या नाम हो सकता है। यहां तक अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ ले, ताकि हम आगे जाएं और इसको फौरी तौर पर रिजॉल्व कर लें। सो वो तो नहीं गए सब लोग? नो सर अंडरस्टैंडिंग। असल में हमने ये सारी चीजें नमपाई में पढ़ ली है, तो हमें अंदाजा हो रहा है कि ये इतनी ज्यादा शायद हमें चीजें मुश्किल लग नहीं रही। सर ये कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट दैट सीरीज एंड डाटा फ्रेम डिफरेंस प्लीज? यस सर, ये जरा थोड़ा डिफाइन कर दो। हाँ देखो, सीरीज जो है यूनिट है हमारा डेटा फ्रेम का, सही है। यानी कि हमारा एक जो कॉलम है वो एक सीरीज है हमारी, लेकिन हमारा मसला यह है कि हमें मल्टीपल कॉलम्स के अंदर काम करना पड़ता है। तो हमें मल्टीपल सीरीज को अगर एक जगह हम जमा कर दें तो वो क्या कहलाएगी? हमारा डेटा फ्रेम। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट का डेटा है। तो वो जो स्टूडेंट का जो डेटा है वो एक रो है या एक कॉलम है। अब सारे स्टूडेंट का जो डेटा है वो डेटा फ्रेम है। यानी मैंने जो है वो एक क्रिकेट की टीम बनाई हुई है, उसमें हर इंडिविजुअली बंदा क्या है? प्लेयर है। जब उन सारे प्लेयर्स को मैंने जमा कर लिया तो मेरे पास क्या बन गया? वो एक टीम बन गई। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो डेटा फ्रेम जो है वो हमारा बेन जो है वो वर्किंग जो है वो हमारी डेटा फ्रेम के ऊपर होगी। लेकिन हर डेटा फ्रेम असल में सेट ऑफ सीरीज है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी जैसे टीम है, क्रिकेट की टीम है, तो क्रिकेट की टीम जो है उसके अंदर जो प्लेयर है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सर ये आपने डिक्शनरी में कन्वर्ट क्यों किया डेटा का जो आपने वेरिएबल बनाया है? ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल है जो आप किताब के अंदर ही पढ़ेंगे। मैंने जानबूझ के डिफरेंट किस्म के दी, कभी ये दिया कभी वो दिया, बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं, कभी इस तरीके से कभी उस तरीके से मैंने बना कर आपको दिए हुए। तो अगर आप डिक्शनरी के तरीके से दे देंगे तो आपके लिए डेटा को मतलब आपको सोर्स ऑफ डेटा फ्रेम जो है वो आपकी डिफरेंट हो सकती है। एरे हो सकता है, सीरीज हो सकती है, और ये डिक्शनरी भी हो सकती है। अगर आप डिक्शनरी की फॉर्म में देंगे तो उससे फायदा ये होगा कि आपके कॉलम के नाम खुद ब खुद ही आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिसके जरिए आप डेटा फ्रेम में सर एक से ज्यादा कॉलम क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर डेटा फ्रेम में एक से ज्यादा कॉलम आ सकते हैं, सीरीज में सिर्फ आप कह रहे थे कि एक ही कॉलम आता है। एक ही कॉलम आएगा। सीरीज असल में यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक है। ये मैं इसलिए आपको बार बार सीरीज और डेटा फ्रेम का वर्क आता हूँ कि आपके पास ये चॉइस होती है कि आप किसी डेटा में से सीरीज निकाल के अलग कर दें और किसी डेटा फ्रेम में नई सीरीज लाके डाल दें। ये दोनों आपके पास चॉइस होती है। सर इस डेटा फ्रेम में कुछ एक सीरीज होगी? हाँ, मिसाल के तौर पर अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास ये चॉइस है कि मैं इसमें से एप्पल की जो सीरीज जो है वो अलग कर लूँ। जब मैं एप्पल की सीरीज इसमें से निकालूंगा तो एप्पल का नाम, एप्पल की सारी वैल्यूज और साथ साथ ये इंडेक्सेस, ये सारी उसको मिल जाएंगी। यानी जब मैं इसको दो सीरीज में कन्वर्ट करूंगा तो दोनों को जो है वो अलग अलग इंडेक्सेस मिलेंगी। अरे ये हम डेटा सीरीज से डेटा फ्रेम में जब आ रहे हैं तो हमारे ये कॉलम में भी कन्वर्जन हो रही है, यानी कि कॉलम नेम्स बन रहे हैं एक तरह से। हाँ, कॉलम नेम इसलिए बन रहे हैं कि मैं साथ साथ क्या दे रहा हूँ? आपके कॉलम हेडिंग्स दे रहा हूँ एज अ की।
जी, जबकि उधर ये लेबल्स थे, जबकि ये डेटा सीरीज में थे। हाँ, नहीं लेबल्स जो है वो ये वाले हैं, रोज थे, वो रो से इंडेक्सेस थे इनके, इंडेक्सेस थी ना। यहाँ पर आकर वो कॉलम में शिफ्ट हो गए हमें अब डेटा। हाँ, मसला ये है कि अब आप जब सीरीज को लेकर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर नाम भी चाहिए। जी, ठीक है, यही वाली चीज देखो मैंने यहाँ पर दोबारा भी की हुई है। और इसमें एक और चीज जो आपको बताने की कोशिश की है वो ये है कि ये देखें यहाँ पर जो है ये एक सीरीज है और एक ये सीरीज है, दोनों के जो है वो इंडेक्सेस के नाम अलग है। यहाँ पर देखो दोनों के इंडेक्सेस के नाम मैंने नहीं दिए हुए थे। ये एक सीरीज थी, इंडेक्सेस वही थे, 0 से स्टार्ट होगा, और ये भी एक सीरीज थी, ये भी 0 से स्टार्ट थे। तो यहाँ पर क्या था, मैंने क्योंकि इंडेक्सेस सेम थी तो देखो ये बराबर बराबर में आ गए। ऐसे ही अब है। असल में डेटा फ्रेम की कॉम्प्लिकेशन शुरू हो रही है ना, अभी तक बिल्कुल हलवा हलवा चल रहा था, अब जो है वो आप लोगों को मुश्किल काम मिल रहा है। और यहाँ पर एक सिनेरियो ये आया है कि भाई मेरी जो पहली सीरीज की जो इंडेक्स थी वो ये थी और दूसरी सीरीज की इंडेक्स जो थी वो ये थी। अब जब मैंने इनको दोनों को ज्वाइन किया तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में साथ साथ ज्वाइन नहीं हुए। जी, सही है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे दो सीरीज को जमा करना है तो दोनों सीरीज का जो इंडेक्स है वो भी सेम होनी चाहिए। अदरवाइज तो क्या मुराद है सर? सेम का मतलब है कि अगर मैं ए बी सी डी ये कर रहा हूं तो यहाँ पर भी ए बी सी डी ही होना चाहिए। ठीक हो गया सर। या तो लगा दें या तो आपको चला के दिखाया था मैं। और ये सर इन पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इंडेक्सेस सेम होने चाहिए, आप कहना ही चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अब मैं इसके अंदर देखो यहाँ पर एक और चीज करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये यहाँ पर मैंने इसको चलाई है सर, यहाँ पे एक और चीज हो सकती है कि ये जो इंडेक्सेस की जो डिफॉल्ट जैसे मिसाल के वैल्यू है तौर पर 0 मैं यहाँ पर कुछ जगह पे सेम है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए और यहाँ लिखा हुआ है सी, और जब मैं इसको चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां पे मैच कर रहा था वहां वहां पे इसने, जैसे सी है सी में लेकर आ गया ये, सही है, और ए में लेकर आ गया ये। लेकिन बी के अंदर इसने बी देखो यहाँ पर बी में लेकर नहीं आया, बी में ऑरेंज की वजह नैन उसे दे। हाँ, तो यहाँ जहां जहां पे मैच करेगी वो उसको रो को मैच कर देगा, वरना वो उसको स्टैकिंग के तौर पर लेकर चला जाएगा। ठीक है, इंडेक्सेस सेम होंगी तो दोनों का डाटा उठा लेगा, नहीं होंगी तो फिर जिसका होगा उसी को उठाएगा, दूसरे को हाँ, फिर वो स्टैकिंग करना शुरू कर देगा, एक रो को ऊपर रखेगा दूसरी को नीचे रख देगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। सर एक चीज पूछनी है, अगर मैं यही चीज जो है किसी एक्सेल फाइल के थ्रू उसको अपलोड करना चाहूँ तो वो किस तरीके से कर सकता हूँ? आप इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन है फ्रॉम एक्सेल का। तो सर वो कॉलम्स जो होते हैं एक्सेल के फील्ड्स अगर हम उसको कहते हैं, तो वो फील्ड को मैं किस तरीके से इंडेक्स या वैल्यूज में असाइन कर सकता हूँ? भाई देखो जो आपकी एक्सेल होते हैं ना उसके अंदर आपके पास रोज और कॉलम तो होते ही है ना। बिल्कुल ठीक है, तो आप उसमें बता देंगे कि भाई जो पहली रो है वो इंडेक्स है और पहली रो जो है वो कॉलम के नाम है और पहला कॉलम जो है वो इंडेक्स के नाम है। ठीक है, अगर आप चाहें तो उसमें आपके पास आगे चल के हम ये पढ़ेंगे, आप चाहें तो उसमें ये भी बता सकते हैं कि भाई पहला जो है वो इंडेक्स जो है वो इंडेक्स भी छोड़ दो और कॉलम के नाम भी छोड़ दो, तो वो सारा का सारा डेटा को उठा लेगा और खुद ही उनको कॉलम के नामों के साथ 0 0 और 0 1 2 3 और रोज के नामों की जगह पे भी 0 1 2 3 लगा देगा। अच्छा सर अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करूं, असल में मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे पास एक कस्टमर केयर का डेटा है और दो किस्म के डाटा है। एक वो डाटा है कि जिसमें मेरे पास कॉल्स का एक डाटा है जिसके अंदर मेरे पास कस्टमर के नंबर आ रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हुई हैं कस्टमर्स की, उनके अगेंस्ट जो है उनका कॉन्टैक्ट नंबर प्लॉट कर दूँ, तो ये डिफरेंट डेटा के साथ किस तरीके से कर सकता हूँ? अगर वो जो कॉलम है वो उनके अंदर जो है वो कस्टमर के नाम या कस्टमर का फोन नंबर मैच हो रहा है दोनों में, यानी एक शीट के अंदर जो है वो आपकी कंप्लेंट्स है और एक शीट के अंदर उनके जो है वो नाम है, लेकिन दोनों के फोन नंबर मैच हो रहे हैं, तो वो फोन नंबर को आप इंडेक्स बता देंगे, वो फोन नंबर के ऊपर दोनों का डेटा बराबर बराबर में रख देगा। थैंक यू सर। आप जो भी सोच रहे हैं ना वो सारी सॉल्यूशन इसमें हुई भी है। कहीं भी आप जाएंगे ना सॉल्यूशन में होगी, जब आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन
जितने भी सिनेरियो आप लोगों के जहनों में आ रहे हैं, 50,000 से ज्यादा जितने भी सिनेरियो हैं, वो सारे के सारे जो है वो पेंडास के अंदर रिजॉल्व हो चुके हैं। अच्छा सर, हमारा ये सवाल था, ये जो NA वैल्यूज दे रहा है, ये पांडास खुद दे रहा है इसको जहाँ वैल्यूज नहीं है? हाँ, क्योंकि किसी और लैंग्वेज में तो एरर आ जाता। हाँ, लेकिन देखो ये डेटा एनालिसिस हो रहा है, ये लैंग्वेज नहीं है। ये सर लाइब्रेरी इंग्लिश, ठीक है ना, ये जो है ये हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। तो डेटा एनालिसिस करते वक्त आपके पास जब भी आप डेटा एनालिसिस में जाएंगे तो डेटा एनालिसिस के अंदर कभी भी आपको जो है वो किसी वैल्यूज के ऊपर मोस्टली एरर नहीं मिलता, बल्कि आपको कोई ना कोई सिग्निफिकेंट डेटा जो है वो मिल जाता है। जैसे ये NaN दे रहा है, तो कोई भी अगर डेटा एनालिसिस की कोई लाइब्रेरी होगी वो आपको हमेशा कोई ना कोई वैल्यू देगी बजाय एरर देने के। यस सर, जहाँ उसको वैल्यूज नहीं मिलेंगी, जैसे हाँ, वो तो वहां पर वो एरर जो है वो जब आप उसको प्रोसेस करने जाएंगे तो आप एरर की तरफ आ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर एरर मिल जाएगा। सर ये NaN की टाइप क्या होगी? NaN खुद एक टाइप है। मतलब जैसे इंटीजर वो 4 बाइट लेता है, स्ट्रिंग जो है वो 1 बाइट है, तो NaN की मतलब क्या ये मेमोरी कंजम्पशन हो रही होगी इसमें? NaN भी जो है मेरे ख्याल से 1 बाइट ही लेती है। ठीक है, थैंक यू। सही है जी, ये आप देख सकते हैं कि ये भी आपकी सीरीज थी। इसी तरह सर अगर इसमें डेटा प्रोसेस करवाना हो तो NaN को अगर हमने जो है रिप्लेस करना पड़ेगा जीरो के साथ, ताकि हम मल्टीप्लिकेशन दूसरे ऑपरेशन पर कर सकें। सवाल जो है वो बहुत ही अच्छा है आपका, और ये एक अंडरस्टैंडिंग हमें करनी है कि भाई अगर आपके पास ये आप एज अ डेटा साइंटिस्ट जो है ये आपका काम होता है कि अगर NaN आता है तो आप उसकी वैल्यू को रिप्लेस कराएंगे। आप रिप्लेस करने के 2-3 तरीके होते हैं। आप कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देंगे, कोई फंक्शन बता देंगे, जीरो से रिप्लेस कर देंगे। इसके अलावा और भी डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। मिसाल के तौर पर आप फॉरवर्ड रिप्लेस कर देंगे। फॉरवर्ड रिप्लेस का मतलब है जो अगली वाली वैल्यू है उससे पिछली वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, या पिछली वाली वैल्यू से अगली वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। और कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? तो मैक्सिमम ही है जो आपने बता दी है ना, वो सारे के सारे इसमें फंक्शन बने हुए हैं। आप इसके अंदर बता दें, फिल NA के बाद बता दें कि कौन सी वैल्यू देनी है, वो वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। फिल फॉरवर्ड कर दें तो वो अगली वैल्यू से फॉरवर्ड कर देगा। फिल बैकवर्ड कर दें तो बैकवर्ड कर देगा। तो इसके अंदर सारी चीजें मिली हुई हैं और आपका डेटा जो है वो दनादन फिल होना शुरू हो जाएगा। सर इसमें क्वेश्चन है NaN से रिलेटेड मेरा, कि अगर हम जैसे कि एक अप्रोरी एल्गोरिदम होता है, उसमें हम एक पेयर ले रहे होते हैं, रूल्स बना रहे होते हैं, तो NaN तो हमें उसमें चाहिए नहीं होता, हम इसको फिल्टर कैसे करके वो डाटा अपना जो ओरिजिनल ले सकते हैं NaN के NaN को बगैर? रिप्लेस कर देंगे ना, फिल NA के जरिए हम रिप्लेस कर देंगे। सर उसमें तो वो ठीक है, लेकिन वो अगर हम इसको ड्रॉप करते हैं वो पूरी रो या कॉलम को उसमें से इरेज करता है ना वो? नहीं, हम ड्रॉप नहीं कर रहे ना, हम फिल कर रहे हैं। ठीक हो गया हम, लेकिन आपकी बात मैं बताऊं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप NA का भी फंक्शन मौजूद है। सवाल आपका बड़ा अच्छा आपने किया है इसमें कि आपके पास दोनों चॉइसेस हैं। अगर आपको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कर दें, मतलब पूरी रो को ड्रॉप कर दें। उसमें अगर आपको कोई ऐसी रो मिलती है जिसके अंदर NaN मौजूद है तो वो आप उसको ड्रॉप NA लिख बताएं और उसमें कॉलम बता दें कि भाई अगर इस कॉलम के अंदर NaN जो है वो आया हुआ है तो इस पूरी की पूरी रो को ड्रॉप कर दो, तो वो कर देगा। और अगर सर ये मेरा ये भी एक क्वेश्चन इसी से एसोसिएट है कि अगर एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर है, मतलब पूरी रो या कॉलम में कुछ 3-4 वैल्यूज हैं और हम इनका एक पेयर बनाना चाह रहे हैं, एज ए पेयर लेना चाह रहे हैं, तो वो फिर जो है वो कांस्टेंट वैल्यू को उसके साथ लगा देगा जो हम इसको रिप्लेस करेंगे NaN को? ये आपके ऊपर चॉइस है ना, मतलब ये तो आपका सिनेरियो है कि आप एक डेटा साइंटिस्ट हैं और आपको कुछ वैल्यूज जो है वो मिसिंग है, तो आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे। एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर आप बोलेंगे यार मैं एवरेज से फिल कर दूं, आप बोलेंगे मैं मीन से कर दूं, मिनिमम से कर दूं, मैक्सिमम से कर दूं, किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से कर दूं, या पिछली वाली वैल्यू से कर दूं, या अगली वाली वैल्यू से कर दूं। ये सारे सिनेरियो, या उस पूरी रो को ड्रॉप कर दूं। तो आपके पास पेंडास में फंक्शन मौजूद है। अब आपकी मर्जी, आप कोई से भी सॉल्व करें। जी, ये सर ये प्रोसेस जो है ये प्री प्रोसेसिंग में आ रहा होगा जो ये हम काम कर रहे होंगे? हाँ बिल्कुल जी, थैंक यू सर। और सर अगर हमें कस्टम वैल्यूज एंटर करनी हो उसमें? कस्टम वैल्यू दे दे। अभी आगे चल के हम इसमें किसी जगह पे भी आप किसी भी पर्टिकुलर रो के ऊपर, किसी भी कॉलम के ऊपर कस्टम वैल्यू दे सकते हैं। ये तो हम NumPy में भी पढ़ के आ गए ना
सही। लेकिन सर सर अगर ये जैसे बहुत सारी वैल्यूज हो, देखो यार, 5 आप लोग ये वैल्यूज, समझने की कोशिश करें कि ये जो पैंडास है ना, ये एक लाइब्रेरी है और आपके यूज के लिए बनाई गई। ये आपका टीचर नहीं है जो आपको जो भी सवाल करेंगे उसके बदले में उल्टी सीधी बातें करेगा। जो आपको जो बोलेंगे करके दे देगा ये खामोशी से। अब वो सही हो गलत हो वो आपकी किस्मत। सर ये डिस्कशन वगैरह चल रही है चैट में कि काफी लोगों को डेटा साइंस का बैकग्राउंड नहीं पता है कि क्या होता है डेटा साइंस। अगर आप छोटा सा बता दें। डेटा साइंस का बैकग्राउंड ये होता है कि आप डेटा के जरिए एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं यार आपका डेटा जो है वो उससे आप क्या फायदा उठा सकते हैं। दैट्स इट। सही है। अब उसमें से एक जो फायदा है वो मशीन लर्निंग है। हम असल में डेटा साइंस की एक पर्टिकुलर एरिया मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा एरिया भी इसको हम कहते हैं डेटा एनालिसिस, वो भी हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप डेटा के अंदर से पता कर सकते हैं कि यार आपके पास जो डेटा है वो किस जगह पर, या जैसे पॉपुलेशन डेटा है वो कहाँ पर ज्यादा है कहाँ पर कम है, उसकी प्री प्रोसेसिंग वगैरह। हम जो है वो पूरे डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस के सारे चैप्टर नहीं पढ़ रहे। अगर आप ये पूरी किताब पढ़े, ये पूरी अगर आप किताब पढ़ें, इसको आखिरी तक लेके जाएं इसको, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है ना सर ये पूरी सारे डिटेल है। Q1 के टॉपिक हैं, यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं सब। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हम सिर्फ इसमें से इतना पढ़ रहे हैं जितनी हमें जो है वो, जब हम अपना डेटा जो है वो मशीन लर्निंग के लिए लेके जा रहे हो तो हमें उसका फायदा हो जाए। दैट्स इट। बाकी आप इस किताब को पढ़ते रहे, ये सारी चीजें जो है वो आपके डेटा साइंस के अंदर आ जाएंगी। ठीक है जनाब। आप देखें ये भी एक सिनेरियो है। आपने स्टेट के लिए एक एरे ले लिया है और बताया कि डेटा के लिए, यानी कि आपकी जो वैल्यू है स्टेट जो है उसके लिए आप यहाँ पर ये ले लें। एयर के लिए आपने डायरेक्ट दे दिया, के लिए डायरेक्ट दे दिया, और उसके बाद आपने इन सब की मदद से डेटा बनाकर एक इंडेक्स बना ली। ये भी देखेंगे डिफरेंट सिनेरियो के ऊपर ही जो है वो एग्जांपल जो है वो आपको कोड की हुई है कि आपके पास चॉइस है कि आप जो है वो डायरेक्ट डेटा दे दें या पहले से बना हुआ डेटा जो है वो यहाँ पर एज अ वैल्यू यहाँ पर दे दें। आपके ऊपर है, आपको ये डेटा फ्रेम में बनाकर दे देगा। यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको देख लें। इसमें आप कुछ सवाल करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है डाटा कहीं से इंपोर्ट भी करवा सकते हैं, मतलब कोई एक्सेल फाइल यहाँ पे लिख लें या कोई और फाइल पर किसी से। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। हम इसमें से .csv करके और फ्रॉम CSV या फ्रॉम एक्सेल करके एक्सेल से डेटा उठाकर लेकर आ सकते हैं। ठीक है सर। सर और ना सिर्फ सर एक्सेल में से, आप लोग तो एक्सेल तक ही हो महदूद हो। मैंने आपको बताया था कि आप HTML के फॉर्म में से भी डेटा उठा के लेकर आ सकते हैं। आप डायरेक्ट वेब API से भी डेटा कॉल करके लेकर आ सकते हैं। आप जो है वो डेटाबेस में से भी डेटा उठा सकते हैं। ठीक हो गया। हाँ भाई, आपको ये सवाल कर रहा था इसमें। सर अगर हमने SQL के थ्रू डेटा लेकर आना हो, डेटाबेस के थ्रू, डेटाबेस में से करना हो, तो उसके लिए पहले हमें उसकी APIs के थ्रू कॉल करना पड़ेगा या इसके अंदर कोई बिल्ट इन फंक्शन है जिसके थ्रू हम उसको कॉल कर लेंगे, या कोई हमें विजिट रन करना पड़ेगा? इसमें बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा वो फंक्शन भी, जिसके जरिए आप डेटा जो है वो डेटाबेस में से उठा के आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उस बिल्ट इन फंक्शन को ड्राइवर भी बताने पड़ेंगे और SQL की क्यूरी भी बतानी पड़ेगी। तो क्यूरी तो हम लगाएंगे, लेकिन ड्राइवर्स कौन से होंगे? क्या SQL के अपने जो भी आपका डेटाबेस होगा, जो भी आपका डेटाबेस होगा उसका आपको ड्राइवर भी बताना पड़ता है। जैसे अगर वो SQL लाइट है तो उसका अलग ड्राइवर मिलेगा, अगर वो Oracle है तो उसका अलग ड्राइवर है। तो वो ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले पाइथन में, और पाइथन में इंस्टॉल करने के बाद फिर उसको पैंडास में आप यूज करना। तो सर पाइथन में उसकी लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, देन उसके बाद वो यूटिलाइज होगी? जी बिल्कुल। आपको जो है वो, अगर आप डेटाबेस में से डेटा उठा के लेकर आ रहे हैं तो आपको उस डेटाबेस का ड्राइवर जो है वो एज अ लाइब्रेरी जो है वो पाइथन में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो वो लाइब्रेरी पहले इंस्टॉल होगी। तो उसका जो OLEDB का जो मैकेनिज्म होता है उसको हम यूटिलाइज करेंगे? OLEDB भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको OLEDB का भी ड्राइवर चाहिए होगा। लेकिन सर वो तो विंडोज के अंदर बिल्ट इन भी होता है ना, ODBC के अंदर जाके अगर हम पाइथन के लिए नहीं होता। पाइथन के लिए नहीं होगा? अच्छा ठीक है। पाइथन के लिए आपको वो OLEDB का ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा।
यस सर, इसमें एक क्वेश्चन है डाटा फिल्टर से रिलेटेड। डाटा को मतलब हम इसमें वो पाइथन का ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि फॉर लूप लगाएं हम और उसमें कंडीशन लगा के इस रेंज में, या हमें सिर्फ ये स्पेसिफिक डाटा चाहिए होगा? आप इस पे फॉर लूप लगा सकते हैं, फॉर लूप नमपाई में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर लूप लगा रहे हैं यस सर, तो इसका मतलब है कि आप काम में कहीं ना कहीं डंडी मार रहे हैं, क्योंकि सर फॉर लूप फिर आ ही गया ना जितने सर। भी एनालिसिस है इसके अंदर हमें फॉर लूप की जरूरत नहीं होती। सर वो अगर हमें डेटा को स्लाइस करना हो ना, लेट्स सपोज अगर किसी हम CSV की फाइल से उठाना चाह रहे हैं, हमारे पास 3-4 हज़ार रोज है, उसमें से हम 2000 रोज फिल्टर करना चाह रहे हैं, तो फिर उसमें कंडीशन को फॉर के लूप के साथ किया जा सकता है मैनेज? फॉर के लूप की जरूरत ही नहीं ना, आप डायरेक्ट फिल्टर बता दो। अच्छा, डायरेक्ट करके फिल्टर दे देगा, जैसे हम नमपाई में भी करते थे। नमपाई में भी हमें फिल्टर की जरूरत नहीं है कहीं पर। ठीक है, तो सॉरी, फिल्टर बोल रहा हूँ, लूप की जरूरत नहीं है। लूप की जरूरत नहीं है। अगर आपने लूप चला दिया तो आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन है पैंडास यस की, सर, जिस पे याद रखिएगा पैंडास के पीछे जो लाइब्रेरी चल रही है जिसमें डेटा स्टोर हो रहा है वो नमपाई की ही है। तो चाहे वो पैंडास हो चाहे वो नमपाई हो, अगर आपने इस पे लूप चला दिया तो आपकी सारी ऑप्टिमाइजेशन खत्म हो जाएगी, काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा मेमोरी बहुत ज्यादा लेगा और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूटिलाइज करेगा। आप भी कह मेमोरी ले ना ले, मेमोरी तो उसने ले ली ना। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 50,000 वैल्यूज हैं और वो आपने नमपाई में या पैंडास में स्टोर करा दी, और अगर आप लूप बनाकर चला रहे हैं तो हो सकता है वो रिसोर्सेज कम ले, लेकिन एक तो डेटा आपका 50,000 पड़ा हुआ है, दूसरी बात ये कि वो लूप के अंदर बार बार चल रहा है, तो आपका प्रोसेसिंग टाइम और प्रोसेसिंग रिसोर्सेज जो है वो जाया होती रहेंगी और आपका स्पीड भी कम हो जाएगी। उसकी जगह जो है वो आप जुगाड़ लगाकर डायरेक्ट कैलकुलेशन के जरिए आप डेटा डालेंगे, डेटा निकल आएगा। सर मतलब एक केस है मेरे पास के, मैं चाह रहा हूँ कि अगर लेट्स से कि 10x10 का मेरे पास एक डाटा है, 10 रोज 10 कॉलम्स है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ उसका सेंट्रल डाटा आ जाए। उसमें फिर मुझे इफ कंडीशन वगैरह तो लगानी पड़ेगी कि इस रेंज में ये चाहिए होगा डाटा मुझे, मतलब इस तरह आपने बोला ना इस रेंज में ये चाहिए होगा, इसको जरा कन्वर्ट करो कि कैसे करोगे। इस रेंज को में ये जो डेटा है इसको जरा कंडीशन में कन्वर्ट करो। सर नमपाई की जो वेयर की क्लॉज है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वेयर क्लास की जरूरत ही नहीं है ना, डायरेक्ट फिल्टर लगा दो। डायरेक्ट फिल्टर लगा दो। हाँ, जैसे आप मुझे बीच का डेटा चाहिए तो मैं मैथमेटिकली बीच के डेटा को कैसे डिफाइन करूंगा? सर मीन के थ्रू नहीं, हमारे पास शेप के थ्रू हमारे पास टोटल रोज और कॉलम्स आ गए, डिवाइडेड बाय 2 कर लिया हमने। हाँ, तो बस वो आप लिख दें, डायरेक्ट फिल्टर में जाके लिख दें कि np.shape डिवाइडेड बाय 2, वो उठा के डेटा ले आएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। जी ठीक हो गया। लेकिन सर इससे एक और वो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, अगर मैं इस सेंटर डाटा के बगैर का आप डाटा लेना चाहूँ तो कौन सा डेटा लेना चाहिए? मुझे प्रॉब्लम बताया, मैं उसको सॉल्यूशन बता। प्रॉब्लम यही है कि ये 10x10 का मैंने बताया, तो मेरे पास जो सेंटर की वैल्यू है ना 5 और 6 रो का जो कॉलम आ रहा है मेरे पास, वो मैं चाह रहा हूँ कि वो छोड़ के मेरे पास बाकी सारा डाटा आ जाए। हाँ तो ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, आप उसको बता दें, उठा ले, माइनस लगा दे, माइनस लगा दे। मिसाल के तौर पर आपको चाहिए 5th और 6th का डेटा नहीं चाहिए, बाकी सारा डेटा चाहिए, तो आप वो उसमें आपको याद होगा कि हम फंक्शन इस्तेमाल करते थे टेल्डा का, ये जो सबसे आपके 1 से भी लेफ्ट के ऊपर एक टेल्डा का फंक्शन होता है, तो आप 5 और 6 लिखें और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और उसके बाहर जो है वो टेल्डा लिख दें, तो 5 6 छोड़ के बाकी सारी उठा लेगा। जी सर। और कोई ऑप्शन, जैसे शादी नहीं हो रही है तो क्या करें, इस तरह को कुछ सवाल हो तो भी बता दो, इसमें भी जवाब सर इसका भी सॉल्यूशन काम करने रहेगी। हाँ, मतलब अब आखिर में मतलब होता है ना, बंदा बोलता है क्या ये भी नमपाई में लाइब्रेरी बनी होगी। हाँ बिल्कुल, क्या शादी नहीं हो रही तो वो बताएगा आपको क्यों नहीं हो रही, तो आप जो है वो डेटा जो है वो एनालिसिस कर लो। पहले तो डाटा देना पड़ेगा ना उससे। हाँ, ये भी गैदरिंग करना पड़ेगा, एनालिसिस का भी जरूरी है इसमें फॉर्म। हाँ, मतलब आपने उसको डेटा दे दिया कि यार ये जो मेरे खानदान के अंदर जो 20 लड़के हैं जो ग्रेजुएशन करके जो है वो घूम रहे हैं, इनकी शादियां क्यों नहीं हो रही या इनको जॉब क्यों नहीं मिल रही, तो वो आपको डेटा एनालिसिस करके बता देगा कि भाई ये रीजन हो सकता है। पाइथन ने स्टडी की ना, इस वजह से नहीं।
पाइथन अगर पाइथन तो स्टडी नहीं की, लेकिन मसला है मजे की होता है बहुत सारे लोगों ने बाकी चीजें भी स्टडी नहीं की हुई होती। ये भी ठीक। हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि अब हम किसी बंदे को बोलते हैं कि भाई ये वाला काम है, मुझे कन्वर्ट करके दे दो पाइथन के अंदर, तो वो कर ही नहीं पाते। सही कह रहे हैं। सही है ना। अब मैं एक चीज करने की बात आपको पूछता हूँ आपसे, अब मैं आपको ये एक डेटा सेंड कर रहा हूं, ये मेरे पास एक डेटा है, सही है। मैं इसको यहां पर गया और मैंने इस डेटा को तीन हो गया भाई, क्या उठा लिया चलो मैं कहीं इसको और से उठाता हूँ। अब जैसे मेरे पास ये डेटा है, अब मैं आपसे बोलूंगी यार ये मैंने आपको डेटा दे दिया है, अब इस डेटा को जो है वो मुझे जो है इसके अंदर जो इसको एक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दो, कुछ जो है वो कीज हो जाए और कुछ जो है वो जैसे ये जो है एज एरे, ए रेंज, वन, वन लाइक, ये सब के जो है वो उसकी की बन जाए और उसके आगे वाली चीज जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन बन जाए। तो क्या आप लोग ये कर सकते हैं? सर इसको पहले मैन्युअली ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ही लगता है कि मैन्युअली की जरूरत हो अगर मैं ये पढ़ रहा हूं तो। जैसे मिसाल के तौर पर इसको मैं मैन्युअली ब्रेक करने की जगह जो है पहले मैं देखूं डेटा प्रिंट हो भी रहा है नहीं हो रहा। सही है। अब मैं इसको डेटा को जो है वो अगर मैं स्प्लिट कर दूं, सही है, तो आप ये देख सकते हैं कि डेटा जो है वो आपका स्प्लिट हो गया है। अब स्प्लिट में से आपको ये पता है कि यार ये शुरू वाली जो चीजें हैं अप टू आई गेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 तक जो है ये असल में कीज है। तो मैं इसको स्प्लिट करने के बाद इसमें से जो है वो कॉमन 9 का कॉमन ये, लेकिन चलेगा नहीं, पूछो क्यों? क्योंकि सर ये चल गया सर। ठीक है। तो मैंने जो है वो ये डेटा जो है उसको जो है ना वो स्प्लिट किया और इसमें से डेटा उठा लिया। तो बताने का मकसद है कि बहुत सारी जगहों पे हम सिर्फ परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर हम परेशान ना हो तो हमारे पास हर डेटा को उठाकर उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का सारा ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है। बस सिर्फ ये जरूरत सिर्फ इस बात की होती है कि यार आप जो है उसको थोड़ा सा टाइम लगाए। टाइम हम देते नहीं और परेशान होते रहते हैं। तो आप लोग भी जरा खेल कूद किया करें मुख्तलिफ किस्म की किताबों को। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग जो है वो कोई किसी किताब के अंदर जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, आपको एग्जाम में उसको रटना है, तो आप उस किताब का एक पूरा पैराग्राफ लें और उस पैराग्राफ को कन्वर्ट कर दें सेंटेंसेस में, और सेंटेंसेस को में से देख लेंगे यार कौन सा वर्ड जो है वो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, कौन सी हेडिंग है। इस तरह का एनालिसिस आप अपने टेक्स्ट बुक में भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पाइथन के अंदर टेक्स्ट टू स्पीच की लाइब्रेरी है, तो आप उसको वो सारा डेटा जो है पैराग्राफ का वो कॉपी करके उसको दे दें
तो वो टेक्स्ट में से उस टेक्स्ट को आपको सुना भी देगा। तो आप उसको आपने टेक्स्ट में से जो है वो काम काम की चीजें जो है, काम काम के जो सेंटेंस है, मानी वो सेंटेंस जिसमें कोई प्रॉपर वर्ड आया हुआ है उसके बाद वाला सेंटेंस, यानी उसमें उसकी डिटेल होगी ना। मिसाल के तौर पर प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी के बाद में उसकी डेफिनेशन जो है वो इसके नेक्स्ट सेंटेंस में मौजूद है। आप वहां से वो डेटा जो है वो उठाएं, और उठाने के बाद जो है उसको जो है वो एक अरे में कन्वर्ट करें, और अरे को टेक्स्ट टू स्पीच में दें, वो आपको सुनाता रहा करेगा जब भी आप उसको प्ले करेंगे। दैट्स ठीक हो पॉसिबल। गया। सही है जी। अच्छा यस सर। अच्छा, अब ये वाली चीज देख लें आप लोग। हमने जो है वो डिफरेंट तरीकों से जो है वो डेटा फ्रेम बनाने की कोशिश की। डेटा फ्रेम का डेटा जो है, यानी उसकी जो वैल्यूज है वो हम डेटा से लेकर आ रहे हैं। और डेटा जो है उसके अंदर जो है ये एक डिक्शनरी है डेटा, उसमें स्टेट का डेटा हम स्टेट से लेकर आ रहे हैं जो एक अलग एरे है। एयर के लिए हमने डायरेक्ट एयर डेटा इस्तेमाल कर लिया है, और पॉपुलेशन के लिए भी हमने डेटा इस्तेमाल, एक एरे इस्तेमाल कर लिया है। इंडेक्सेस हमने बाद में यहाँ पे लाकर अलग से दे दिए। सारे हमने जो है वो चूरन को मिलाया, और मिलाने के बाद हमने यहाँ पर स्टेट ऑफ डेफिनेशन जो है वो हमने डाल दी। तो इसके अंदर जो है वो हमें पता लग गया कि यार ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये हमारी स्टेट है, ये इसका एयर है, और इसकी पॉपुलेशन है। किस ईयर में किस स्टेट में क्या कितनी पॉपुलेशन थी। ये कोड जो है वो इसमें मैंने किताब से ही छापे हैं, तो ये किताब में इसकी पूरी डिटेल्स जो है वो आपको मिल सकती है। ठीक है। और बाद में जो है यहाँ पर देखें स्टेट, ईयर और पॉपुलेशन, बाद में जो है वो मैंने उसके कॉलम के जो है वो पोजीशन चेंज कर दी, ईयर, स्टेट और पॉपुलेशन कर दी। तो ये कॉलम के पोजीशन भी चेंज हो गई। यहाँ पर पहले जो है वो स्टेट पहले था, मैंने बाद में कर दिया। दैट सिंपल। ठीक है। कोई सवाल करना चाहेगा यहाँ पर? अब आप लोग मुझे जरा बताओ कि अगर मुझे सिर्फ इसमें से वो वाली स्टेट का डेटा, वो वाली स्टेट की रोज चाहिए जिनका नाम जो है वो ओहायो है, तो वो कैसे उठाऊंगा मैं? जरा मुझे टेक्स्ट करो। अच्छा, चेक कर रहे हैं यहाँ पर। सर क्वेश्चन रिपीट करिएगा। क्वेश्चन ये है कि ये आपको नजर आ रहा है ना, ये मुझे इसमें से ये वाली रोज उठानी है जिनमें ओहायो जो है वो डेटा है, बस सिर्फ ये वाली रोज उठानी है। तो जरा इसको मैं अगर बोलूँ तो मैं इसको क्या करूँ, ये कॉपी करके दे देता हूँ आपको। ठीक है, टेक्स्ट विंडो के अंदर, चैट विंडो में मैंने कॉपी करके आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। आप अपनी कोलैब के अंदर इसको चलाएं और देखें इसमें ओहायो का डेटा कैसे चलेगा। सही है, मैं भी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ अपने पास और फिर खुद चला के देखता हूँ। अच्छा, मैंने जो है ना एक एक शायद लाइन मिस कर गई है, दोबारा मैं सेंड कर रहा हूँ डेटा। हाँ, चैट के अंदर मैं डेटा जो है वो आप लोगों को दोबारा शेयर कर रहा हूँ क्योंकि उसमें से एक ऊपर वाली लाइन मिस हो गई थी, तो एरर आ रहा था ना। आप सही है, आप इसको कॉपी करें, आप चला के देखें।
सर स्क्रीन शेयर करें। क्यों गड़बड़ हो रही है कोई? सर कुछ नहीं दिख रहा। दिखा रहा नहीं है ना आपको? सवाल किया है, सवाल का जवाब दें। मुझे बताएं कि अगर मुझे ये जो मैंने आपको कोड भेजा है वो कोड आप चला के देखें, और चलाने के बाद इसमें मुझे बताएं कि अगर मुझे सिर्फ ओहायो का डेटा उठाना हो, ओहायो वाली रोज उठानी है, तो कैसे उठाऊंगा मैं? ओके सर। हाँ भाई, कोई शेयर कर रहा है मेरे पास? असद आ रहा है? किसी ने अभी तक कुछ हिम्मत दिखाई है चैट दो का विंडो के ऊपर? जी, एक हाँ? दो का जी आया है, एक दो का। नहीं, ये जो तरीकाकार है जिन्होंने इसमें सही है वैसे, 0 से 3 तक। ये 0 से 3 वाला जो है ना थोड़ा गलत है। इसमें आपको कंडीशन बतानी है, कंडीशन नहीं बता रहे आपने, सिर्फ यहाँ पे बताया कि भाई 0 से 3 तक ना, अगर ओहायो नीचे चला गया किसी वजह से तो कैसे होगा। तो ये 0 से 3 वाली जो लॉजिक है ये गलत है, आपको कंडीशन बतानी है। सर डेटा बूलियन में बूल उसमें आ रहा है, वो डेटा आप नहीं लोग दे करें, रहा। 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, फिर ज्वाइन करता हूँ आपको। ठीक है, कोई मसला हो तो असद से पूछ लीजिएगा। डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे ना तो वैल्यू को रिटर्न कर देगा वो। असद भाई आपकी स्लैक पर आईडी किस नेम से है? मैंने वो सर ने अभी कहा था ना कि स्लैक पर आप शेयर कर। मोहम्मद असदुल्ला। जी थैंक यू। मेरा पर्सनल नंबर आप लोगों के पास होगा, अगर व्हाट्सएप पे मैं बहुत क्विकली रिप्लाई कर देता हूँ, स्लैक पे भी कर देता हूँ, लेकिन
क्विक जो WhatsApp रिप्लाई चाहिए ना आपको, तो व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अगर बिल्कुल WhatsApp क्विक चाहिए ना, जी जी व्हाट्सएप कर दो काइंडली, मैं उधर फिर ना आपको मतलब लिंक से असाइनमेंट्स के कर देता हूँ। ओके मैं चैट में आपका नंबर देता हूँ। थैंक हाँ यू। भाई सही प्रैक्टिस चल रही है, कुछ लोगों ने तो काफी अच्छा कर लिया है, देख रहा हूँ मैं उनके चैट के ऊपर। लेकिन ये कुछ लोग जो है वो अपना डेटा एवरीवन पे डाल रहे हैं, जो गलत है। एवरीवन पे नहीं शेयर करना चाहिए था, आपको प्राइवेटली शेयर करना चाहिए था। अच्छा जी, तो ये आप लोगों के पास का कोड है, ये आप लोग देख लें, जो मैंने आपसे सवाल किया था, और वो बहुत ही सिंपल था कि आपको बताना है। तो आपने सिर्फ कंडीशन लगानी है कि भाई स्टेट जो है वो ओहायो के बराबर हो। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं। एक इनडायरेक्ट मेथड है कि आप पहले इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें, इस कंडीशन को, और उस कंडीशन को जो है वो एज अ कंडीशन के इस्तेमाल कर लें। और अगर आप थोड़े से लीनियंट हैं तो डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर लें, जो आपको सूट करे। यहाँ तक कोई सवाल करना चाहे तो कर दे। हेलो असद, यू देयर? हेलो हेलो। जी सर, आवाज तो आ रही है आपकी। हाँ, आवाज आएगी मेरी? जी जी आ रही है। हेलो, अच्छा। कोई सवाल यहाँ पे कोई करना चाह रहा है भाई, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है? ये बेसिक चीजें अगर ये आपको समझ में आ गई तो आपका डेटा एनालिसिस वाला। सर इस तरह अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरा डाटा उसमें दे रहा है, बुलियन में दे रहा है, डाटा नहीं दे रहा है। आपको बुलियन में इसलिए दे रहा है कि आपने इस बुलियन वाले डेटा को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया। आपने यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट लगा दिया ना, तो आप पहले बुलियन वाले डेटा को किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और स्टोर करने के बाद उसको दोबारा डेटा फ्रेम में एज अ कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, तब वो आएगा। ठीक है जी, तो यहां तक हम पहुंच गए हैं। और अब आपको मुझे बताना है कि यहाँ पर डेट में NaN क्यों आ रहा है। डेटा में यहां से उठा के ले आया हूं दोबारा यहाँ पर। ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। पहले तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर। ये मेरा डेटा है, और ये मैंने इसके जरिए डेटा फ्रेम बनाया है। और मैंने इसको यहाँ पर चला दिया है। और मेरा यहाँ पे सवाल है कि ये डेट में NaN क्यों आ रहा है। सर डेप्थ में हमारे पास कुछ स्टोरी नहीं है। हाँ हमारे पास, वैल्यूज हाँ पे हमारे पास कोई वैल्यूज डेटा नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये होगा कि हम इंडेक्स शुरू में दे सकते हैं, और बाद में हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम उसके लिए वैल्यूज बाद में दे दें। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं फ्रेम 2 डॉट, या इसको ऐसे कर देते हैं, फ्रेम 2 के अंदर जो है वो
डेट के अंदर मैं यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू डाल सकता हूँ ना, मिसाल के तौर पर 2.5, और उसके बाद जो है हम ये डिस्प्ले का एक फंक्शन है जो सिर्फ जुपिटर नोटबुक में ही अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ पर कांस्टेंट दे दिया है। तो आपके पास ये चॉइस है कि आपके पास इंडेक्स एक्स्ट्रा होगी तो उसमें एरर आना लाजमी नहीं है, वो उसको एन दे देगा और बाद में आप उसकी वैल्यू असाइन कर दें। किसी भी डेटा को आपको उठाना हो तो आप दो तरीके से उठा सकते हैं। उसका नाम जो है वो इस तरह लिख दें, ये डिक्शनरी स्टाइल लेकर आता है, दिस इज अ डिक्शनरी लाइक नोटेशन, और दूसरा वाला जो है एट्रीब्यूट स्टाइल नोटेशन, इसके अंदर आप फ्रेम डॉट स्टेट का नाम बता दें। दो तरीकों से डेटा जो है वो आप उठा सकते हैं। सही है। तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं पर ब्रेक कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप कोई सवाल करना चाहें तो आप सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इस क्लास को खत्म कर देंगे। सर ये अगर हम इंडेक्स में कोई एक्स्ट्रा वैल्यू दे तो वो एरर दे देता है, लेकिन कॉलम में ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों? वजह इसकी कोई? कौन से कॉलम में? सर जो कॉलम हम पास कर रहे हैं अगर उसमें हम ज्यादा वैल्यू दे दें तो उसमें NaN शो कर रहा है, लेकिन इंडेक्स में जी अगर हम बिल्कुल, ज्यादा वैल्यू पास कर देंगे तो एरर दे देगा वो। जी बिल्कुल, क्योंकि इंडेक्स के लिए आपके पास रोज होना जरूरी है। इंडेक्स दोनों से, सवाल बड़ा अच्छा है आपका, इंडेक्स और वैल्यूज दोनों की क्वांटिटी बराबर होना जरूरी है, लेकिन कॉलम के अंदर वो जो है वो आपको अलाउ कर देते हैं। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर अब्दुल अहद बात कर रहा हूँ। सर मुझे सवाल ये करना है कि जैसे अभी आपने बताया था टेक्स्ट टू स्पीच की लाइब्रेरी होती है पाइथन में, वो मैंने यूज़ भी की है, तो क्या हम उसके जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में है वो, क्या वो दूसरी लैंग्वेजेस में भी मौजूद है वो, या अगर मैं चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक टेक्स्ट है वो बार बार, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये स्पेसिफिक टेक्स्ट वो मैं सेव करा दूँ और मैं जो बोलूँ ना वो उसको वेरीफाई करते रहे कि मैं ये सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, जहाँ मैं गलती करूँ वो मुझे नोटिफाई करे कि ये आपने लाइन गलत पढ़ी है। तो क्या इस तरह का देखो, पॉसिबल है इसमें? हाँ बिल्कुल पॉसिबल, कुछ हर चीज है, लेकिन आपने इसमें दो चीजों को जमा कर दिया है कि टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच की लाइब्रेरी आपके टेक्स्ट को रीड करके साउंड के तौर पे कन्वर्ट कर देती है। जी आप जी जो जी बात कर रहे हो वो एक मशीन लर्निंग का डोमेन है, उसके अंदर वो आपको चेक करता है कि आपकी आवाज और जो आवाज पहले से सेफ है वो सही है या नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन आपका काम जो है वो हो सकता है। एक के अंदर आप स्पीच टू टेक्स्ट कर रहे हैं और साथ साथ आप जो है, जो आपने मुझसे कहा कि मैं स्पीच टू टेक्स्ट पे करना चाहता हूँ, लेकिन आप जो काम करा रहे हैं वो स्पीच टू टेक्स्ट नहीं है बल्कि टेक्स्ट टू स्पीच है। सॉरी, टेक्स्ट टू नहीं स्पीच नहीं है, क्योंकि स्पीच टू टेक्स्ट है। तो जी स्पीच जी टू मैं टेक्स्ट के अलग चैलेंजेस हैं, वो भी लाइब्रेरी एग्जिस्ट है, वो भी हम सही बता लें। मैं लेकिन अगर आपका ऐसा हो जाएगा तो वो आपको मैच कर देगा। फिर इसके अंदर आपको, आपने कहा जी मुझे मैच कराना है, अब मैच कराते वक्त आपको एक साउंड एपीआई इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो ये भी चेक करेगी कि दोनों की पिच, फ्रीक्वेंसी और जितने भी सिग्नल्स हैं वो सेम है या नहीं। नहीं, अगर मैं सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेक करना चाहूँ कि ये इसमें गलत वर्ड पड़े जाए, लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ दिस इज एन एप्पल, तो वो चेक करे कि ये मैंने सही बोला। मैं अगर उसको बोलूँ दिस इज एन एरोप्लेन तो बोले कि नहीं आपने ये गलत पढ़ा है। हाँ नहीं, मैं ये आपकी चाह बात रहा बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए आपको एरोप्लेन एक साउंड है, इसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा टेक्स्ट में। जी जी ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या भाई इसने जो एरोप्लेन को, एप्पल को एरोप्लेन बोला है या नहीं बोला। तो इसमें आपको एक साउंड लाइब्रेरी चाहिए जो साउंड्स के कन्वर्ट करके दे टेक्स्ट में, या आपको एक ऐसी लाइब्रेरी चाहिए जो आपके एक साउंड को दूसरे साउंड से कंपेयर करे। सही तो ये पॉसिबल है, ये आप इस पे काम कर सकते हैं। तो आप अपना काम सही करना शुरू करें, फिर डेटा के साथ फिर शेयर करें मुझे, तो मैं आपको बता दूंगा जी कि इसमें कहाँ कहाँ पर आप मिस कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
सर एक क्वेश्चन आपसे शुरू में मैंने पूछा था ये इंस्टॉल के बारे में ना, पाइथन नमपाई और पांडास का जुपिटर नोटबुक में, काइंडली इसके बारे में थोड़ी सी हेल्प कर दें। भाई इंस्टॉल करना बड़ा ही आसान है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप पिप इंस्टॉल और पैंडास लिख देंगे तो वो पैंडा इंस्टॉल कर देगा। बल्कि शायद आपको इंस्टॉल करने की जरूरत भी ना पड़े। अगर आप एनाकोंडा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है आपको पैंडास इंस्टॉल करने की जरूरत ना पड़े। पहले मैंने इंस्टॉल किया, उसमें नहीं आ रहा, वो मैं चेक करता हूँ ना, मैं इंपोर्ट जब करता हूँ तो उसमें नहीं आता, मतलब तो आप कोई इंस्टॉल कर लें फिर। अच्छा वो जब प्रॉम्प्ट कमांड मतलब खोलेंगे उसमें लिखूं पिप इंस्टॉल? हाँ बिल्कुल, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर पिप इंस्टॉल और पैंडास लिख दें, आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, मैं चेक करता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है जी, तो अब हमारी जो क्लास है, क्योंकि हमने नमपाई के अंदर काफी मेहनत कर लिया तो उसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है कि हमारी क्लास के जो है वो काफी स्मूथ हो गई है। तो इस को चला के देखें, आप किताब को पढ़ें और उम्मीद है कि हम जो है वो इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे तो ये फिर और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है अपनी जहानत का। तो सर एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ मैं। जहानत को इस्तेमाल कर करके आपको ये स्टडी के अंदर, हाँ चैप्टर नंबर 5 है ये। एक क्वेश्चन है सर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 को आप आराम से पढ़ें, टाइम दें, जितना आप इसको टाइम देंगे उतना ज्यादा फायदा है। सारे सिनेरियोज की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से आपको सब चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी और आप इसको जब वक्त आएगा तो यूज कर लेंगे। वरना नुकसान ये होगा कि जब वक्त पड़ेगा तो यूज नहीं कर सकेंगे आप, क्योंकि आप भूल चुके होंगे, आपने प्रैक्टिस नहीं की असाइनमेंट होगी। से रिलेटेड एक सजेशन है। हाँ हाँ बोलो। ये जो हमारी से थर्ड असाइनमेंट थी उसमें जो इंस्ट्रक्शंस पास की हुई थी वो काफ़ी अच्छा हेल्पफुल थी स्टूडेंट्स के लिए कि उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। उसमें अपलोडिंग का भी था तरीका। उसमें एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी थी कि जो गूगल का अपलोड फॉर्म है, अगर काइंडली उसका लिंक भी उसमें मेंशन कर दिया जाता तो ज़्यादा बेटर होता है कि स्टूडेंट्स को असाइनमेंट खोलने सारे रिसोर्सेज असल में और जब वो इंस्ट्रक्शंस। असाइनमेंट शेयर की गई थी तो लिंक भी उसके साथ ही शेयर किया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, क्योंकि वो लोगों ने उसको रीड ही नहीं किया था, वो शायद ऊपर नीचे हो गया। ओके ओके ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और अब हमने इसको अपडेट किया है कि अब हम जो है ना लिंक वगैरह अनाउंसमेंट में जाके शेयर करेंगे, तो इस बात के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे कि वो गायब हो जाए जल्दी से। जी सर, इसमें पहले जो है वो से ज़्यादा पहले उसमें गलती हुई थी कि उसको जो है वो हमने अपने बैच 35 वाले चैनल के ऊपर ही सेव कर दिया था, तो उसमें क्योंकि स्टूडेंट इतने क्वेश्चंस और डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आई थी। मैं स्टूडेंट से यही कहूंगा कि भाई आप अवॉइड ही करो वहां पर ना लोगों को सजेस्ट करना। अगर सजेस्ट करना है तो डायरेक्ट डीएम कर लो, या एक और चैनल है रैंडम का, उस पर आगे कर लिया करो, ताकि स्टूडेंट के पास जी जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलेवेंट हो। वो की इंफॉर्मेशन जो है वो मिक्सअप ना हो। हाँ ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके असद, ठीक है। सर हम्म, ये पांडास का बेसिकली वर्क क्या होता है? वो किताब पढ़ें चैप्टर 5 तो पता लग जाएगा आपको, ठीक है। सर अभी पांडास का तो असाइनमेंट कोई असाइन नहीं हुआ है ना? नहीं, जब होगा तो बता देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। सर क्लास काइंडली अपलोड कर दीजिएगा आज ही अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है।